हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बेटा इस वीडियो में हम एग्जाम आइडिया का सैंपल पेपर नंबर 4 सोल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे। कंसीडर एन चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस आउटसाइड द स्फीयर, द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज देन। ये बोल रहे हैं कि आपके पास जो है एक अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है। मान लेते हैं बेटा हमारे पास ये स्फीयर है और एक पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ बाहर रखा गया है इसके आउटसाइड द स्फीयर ना। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि स्फीयर के ऊपर नेट चार्ज क्या होगा। तो बेटा आपको पता होगा कि चार्ज के इंड्यूस के आपने 3 मेथड पढ़े होंगे, जिनमें से एक मेथड होता है इंडक्शन वाला मेथड ना। उसके अंदर क्या होता है कि यदि आप किसी अनचार्ज बॉडी के पास में एक चार्ज बॉडी या फिर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जो आपकी अनचार्ज बॉडी है उसके ऊपर चार्ज जो है इंड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, देखो बेटा आपने यहाँ पॉजिटिव चार्ज आपने बाहर रखा हुआ है। इट मीन्स क्या है कि जो आपका स्फीयर है इसके बेटा ऊपर वाले जो आउटर सरफेस है यहाँ पे आ जाएगा माइनस का क्यू चार्ज और अंदर आ जाएगा बेटा प्लस का क्यू चार्ज ड्यू टू इंडक्शन मेथड की वजह से। ठीक है, अब यदि मैं देखूं इसके ऊपर जो नेट चार्ज पड़ेगा, नेट चार्ज क्या होता है बेटा, जितना भी स्फीयर पे टोटल चार्ज है तो एक आपका प्लस क्यू है इनसाइड में, और ऊपर जो अपर सरफेस पे कितना है माइनस क्यू है। तो बेटा नेट चार्ज कितना हो गया स्फीयर के ऊपर? 0। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। चलो बेटा सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, थ्री चार्जेस टू क्यू एंड माइनस क्यू लाइज एट द वर्टिक्स ऑफ ए ट्रायंगल। आपके पास जो है एक ट्रायंगल है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 चार्जेस है जो इसके वर्टिक्स पे रखे गए हैं। यहाँ बेटा टू क्यू रख लेते हैं, यहाँ पे माइनस क्यू है और यहाँ पे भी क्या है माइनस क्यू चार्जेस है। द वैल्यू ऑफ ई एंड वी एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। आपको बताना है कि इस ट्रायंगल के सेंट्रोइड वाले पॉइंट पे, ये इसका सेंट्रोइड हो गया, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी वो आपको कैलकुलेट करना है। चलो देखो फटाफट से हम देख लेते हैं। मान लो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ। ठीक है बेटा, तो देखो सपोज हमें ये सेपरेशन की जरूरत पड़ेगी इस वाले की ना। मान लेते हैं ये सेपरेशन आर है, तो ये देखो तीनों केसेस में आर सेम रहेगी। तो इस प्लस टू क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, मान लो बेटा वो बना E1। और एक सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है, इस सेंटर पे निकाल रहा हूं मैं आर सेपरेशन पे। ठीक है, तो वो बनता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा के क्यू कितना है हमारे पास, टू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये बन गया मोड मैग्नीट्यूड ना। ठीक है, यदि मैं माइनस किसकी वजह से देखूं तो मान लेते हैं वो E2 है, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये भी इसकी वजह से E3 मान लेते हैं, तो ये बन गया बेटा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब हम देखते हैं इनके डायरेक्शन में। ठीक है, देखो आपको साफ दिख रहा है बेटा, जो टू क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होती है वो कहाँ जाती है, अवे फ्रॉम द चार्जेस ना। तो प्लस क्यू की वजह से, टू क्यू की वजह से कहाँ जाएगी, इस तरफ चली जाएगी नीचे की तरफ। इस माइनस क्यू की वजह से कहाँ जाएगी, टुवार्ड्स द चार्ज जाएगी, इस तरफ जाएगी। और इस माइनस जो थ्री वाला चार्ज है E3 जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, उसकी वजह से भी कहाँ जाएगी, इस तरफ आ जाएगी। यदि मैं यहाँ पे ट्रायंगल को दोबारा बनाऊं थोड़ा सा, तो आप समझना। देखो डायरेक्शन की बात करते हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस क्यू था हमारा, यहाँ पे भी माइनस क्यू है, ये हमारा सेंट्रोइड वाला पॉइंट था। तो बेटा इस माइनस क्यू की वजह से इधर बन रहा था फील्ड, इस माइनस क्यू की वजह से इधर बन रहा था फील्ड। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमने नाम दे रखा है, ये E3 है और ये बेटा क्या है, ये आपका E2 है। ठीक है, यदि मैं इन दोनों को कंपोनेंट फॉर्म में कर दूं, क्योंकि मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए। ठीक है, समझते रहना आप केवल ना। तो E2 का यदि मैं कंपोनेंट में जोड़ता हूँ तो देखो बेटा आपको पता है, मान लो ये पूरा एंगल थीटा है, तो ये वाला आधा एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बाई टू। ये वाला बेटा कितना हो गया, थीटा बाई टू हो गया। ठीक है, अब यदि E2 के दो कंपोनेंट्स कर दिए जाए तो E2 का कंपोनेंट क्या बनेगा बेटा, एक तो ये बनेगा इधर, एक बनेगा नीचे की तरफ। जिधर थीटा होता है वो वाला कंपोनेंट बनता है कोस थीटा, तो बेटा ये बन गया E2 कोस थीटा बाई टू। ये वाला बन गया बच्चे E2 साइन थीटा बाई टू। सेम वे में E3 का कंपोनेंट कर दीजिए, एक ये बनेगा बेटा, एक आएगा नीचे की तरफ ही, जो इधर वाला बनेगा ये बनेगा E3 साइन थीटा बाई टू। नीचे वाला आ जाएगा बेटा E3 कोस थीटा बाई टू। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब आपको पता है बेटा, देखो E2 और E3 का जो मैग्नीट्यूड है के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई, ये तो सेम है। इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो गया। तो जो E2 और E3 का नेट रिजल्टेंट आया हमारे पास, क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E2 और E3 की वजह से, ध्यान रखना E3 और E2 का, वो कितना आ जाएगा बेटा, दोनों नीचे डायरेक्शन में है तो दोनों एड अप हो जाएंगे। तो ये बन गया E2 कोस थीटा बाई टू प्लस E3 कोस थीटा बाई टू। और E3 और E2 बराबर है दोनों, तो इसका मतलब वी कैन राइट 2E2 कोस ऑफ थीटा बाई टू। अब 2 इंटू E2 की वैल्यू आपको पता ही है, के क्यू बाई आर स्क्वायर है, कोस ऑफ थीटा बाई टू। बेटा थीटा कितना है यहाँ पे, देखो बेटा यदि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा, ये एंगल पूरा ऊपर वाला 60 होगा, नीचे वाला एंगल पूरा ये डबल होता है, तो बेटा ये बन गया 120।
तो cos ऑफ 120 डिवाइड बाई 2, दिस विल बी cos 60। तो बेटा cos 60 की वैल्यू होती है sin 30, 1/2 हो जाएगी। तो ये बन गया मेरे पास 2 इंटू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू cos 60 का मतलब है 1/2, 2 से 2 बेटा कट गया यहाँ पे। तो जो हमारा ये इसका रिजल्टेंट आया वो बन गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसका रिजल्टेंट आ गया, ये आ गया बेटा E2 और E3 का। अब आपको देखो मैं फिर से ट्रायंगल यहाँ बना रहा हूँ, ये फाइनली अब समझ में आ जाएगा पूरा पूरा। ये माइनस क्यू बेटा, यहाँ भी माइनस क्यू, यहाँ आपका प्लस का 2Q, ठीक है। तो जो प्लस 2Q की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो बन रहा है अवे, नीचे की तरफ आ रहा है, जिसकी वैल्यू E1 है। और जो ये E2 इधर था या E3 इधर था, इनका भी नेट कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, के क्यू बाई आर स्क्वायर है। अब दोनों फील्ड जो है नीचे की तरफ है, तो जो नेट फील्ड बचेगा आपका, जो नेट फील्ड आएगा हमारा, जो E1 का था और जो इन दोनों का नेट है, E1 का बेटा ये रहा के 2Q बाई आर स्क्वायर और ये है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो एक का हो गया ये के 2Q बाई आर स्क्वायर प्लस ये बन गया बच्चे के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो दिस विल बी के 3Q बाई आर स्क्वायर। इट मीन्स क्या है बेटा कि सेंट्रोइड वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं होगा। इट मीन्स क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले दोनों में देखो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल के ऊपर, ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यू पूछी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और पोटेंशियल भी, ठीक है। तो पोटेंशियल निकाल लेते हैं बेटा, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो पोटेंशियल में क्या हो जाएगा कि जो आपका ये ट्रायंगल है, यहाँ पे +2Q है, यहाँ आपका -Q, यहाँ भी आपका -Q, ठीक है बेटा। इसकी वजह से यदि मैं यहाँ पोटेंशियल निकालता हूँ तो बेटा वो बन जाएगा V1 मान लेते हैं, दिस विल बी माइनस का के क्यू बाई आर होता है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक सिंगल चार्ज बनाता है ना के क्यू बाई आर पोटेंशियल, इसकी वजह से हो जाएगा बेटा माइनस का के क्यू बाई आर। इसकी वजह से बन जाएगा प्लस का 2 के क्यू बाई आर। आप देखो जरा सारों को जोड़ दो, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, एक बेटा स्केलर क्वांटिटी है। तो जो नेट पोटेंशियल एट सेंट्रोइड आ जाएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 प्लस V2 प्लस V3। देखो ये माइनस का के क्यू, ये भी माइनस का के क्यू बाई आर, तो ये बन गया माइनस का 2 के क्यू बाई आर। और ये वाला आपका ऑलरेडी प्लस का 2 के क्यू बाई आर है। तो नेट पोटेंशियल कितना हो गया बेटा, 0। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जो सेंट्रोइड पे जो नेट पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू तो 0 होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, 0 नहीं रहेगा। इसका मतलब बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है बेटा, एक कंसीडर एक सिचुएशन इन द फिगर। आपके पास एक यहाँ सिचुएशन गिवन है, क्या पढ़ लेते हैं। एक कैपेसिटर ए हैज ए चार्ज क्यू ऑन इट वेयर बी इज अनचार्ज। ये आपका एक कैपेसिटर है ए, ये आपका बी जो है अनचार्ज स्फीयर है, अनचार्ज कैपेसिटर है। द चार्ज अपियरिंग ऑन द कैपेसिटर बी ए लॉन्ग टाइम आफ्टर द स्विच एस इज क्लोज। अब ये बोल रहा है यदि आप इस स्विच को जोड़ देते हैं तो बी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, ये बताना है आपको। देखो बेटा आप पहले चीजों को समझो, क्या गिवन है आपके पास जो है। देखो यहाँ पे एक कैपेसिटर गिवन है, यहाँ पे जिसका ए नाम भी रखा है ना, इसमें आपने चार्ज देखा होगा। देखो चार्ज लिखे हैं यहाँ पे, प्लस क्यू इधर है, माइनस क्यू इधर है। इट मीन्स क्या होता है कि बेटा जो ये माइनस क्यू चार्ज है ना, वो होता है इंड्यूस चार्ज ना। और जो पॉजिटिव के साथ क्या होता है, एक बॉन्ड बना के रखता है पूरा सीधा, जिन्हें हम बोलते हैं कि भाई ये इंड्यूस चार्ज तो है लेकिन ये चिपका हुआ है इसके साथ ना, ठीक है। तो ये दोनों चार्ज जो है कहीं जा नहीं सकते, ध्यान रखना। जैसे ही आप इसे स्विच करेंगे, स्विच को आपने जोड़ दिया, तो आप देखेंगे कि माइनस क्यू जो है वो इधर ट्रांसफर नहीं हो सकता, ना ही ये प्लस क्यू जा सकता है इस तरफ ना, क्योंकि माइनस क्यू जो है बेटा वो बंधा हुआ है किसके साथ, इस प्लस क्यू के साथ ना, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जुड़ा हुआ है, एक बहुत ही तगड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर सकता। तो आप देखते हैं कि बी के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं जाएगा, इसका मतलब बी के चार्ज कितना रहेगा बेटा, 0 आंसर रहेगा इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर बी। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है बेटा ए कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर। एक आपके पास वायर है, मान लो उसका रेजिस्टेंस है कुछ आर, ठीक है। हीट एच इज डेवलप इन इट। आपने यहाँ एक वोल्टेज अप्लाई कर दिया, कांस्टेंट वोल्टेज, ये मान लो वी है आपका, ठीक है बेटा। और यहाँ पे कितनी हीट वो हो रही है अप्लाई, एच हो गया, ठीक है, एच डेवलप होगी हीट यहाँ पे। इफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल डबल द रेडियस। इस बार आपने क्या काम करा, जो आपकी रेडियस थी वो आपने डबल कर दी बेटा, वो आर कर दिया, एंड ट्वाइस द लेंथ आपने एल भी क्या कर दिया बेटा, 2 टाइम्स कर दी, ठीक है, 2L कर दिया है। वही रेडियस है, मतलब रेडियस वो नहीं बेटा, क्या है, मटेरियल सेम है आपका, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि यूज्ड एंड द हीट डेवलप इन इट, तो इसके अंदर कितनी हीट डेवलप होगी।
तो बेटा आपको ये जो हीट का फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे, वो कौन सा यूज करेंगे, आपको कांस्टेंट वोल्टेज पता है ना, तो आप इसका मतलब कांस्टेंट वोल्टेज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपको पता है हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट होता है बेसिकली वी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू टी, ठीक, पावर इंटू टाइम होता है ना। यदि पहले वाले केस की बात करें तो बेटा ये हो जाएगा वी, तो यहाँ वोल्टेज है, आर मान लेते हैं रजिस्टर, रेजिस्टेंस की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए होता है। यहाँ पे मान लो जो वायर आपने यूज कर रखी है उसमें जो है लेंथ उसकी एल है और इसका एरिया क्या है, ए है। यदि मैं एरिया को जो है रेडियस की फॉर्म में लिखूं तो बेटा ये बन जाएगा रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। इसे यहाँ पुट अप कर दो तो बेटा ये हो गया वी स्क्वायर बाई रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू यहाँ पे टी आ गया। ये हमारी हीट पहले वाले केस में है। आपने क्या काम करा, अब रेडियस को भी डबल कर दिया और लेंथ को भी डबल कर दिया, ऑटोमेटिकली आपका रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ जाएगा। तो बेटा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस बार रेजिस्टेंस हो गया रो इंटू लेंथ आता है, लेंथ हो गया 2l डिवाइड में रेडियस आएगा, एरिया आएगा पाई इंटू 2r का स्क्वायर। ठीक है बेटा, थोड़ी तबीयत सी खराब है अभी भी, लेकिन फिर भी आपके एग्जाम है तो बेटा स्टडी रुकनी नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि बच्चों को डिस्टरबेंस ना हो, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी गैप ना हो पढ़ाई में। ठीक है बेटा, तो रो इंटू 2l, ये पाई हो गया 4 इंटू आर स्क्वायर, 2 से 2 कट गया बेटा, यहाँ पे आ गया हमारे पास रो एल डिवाइड बाई पाई इंटू 2r स्क्वायर। देखो ये आपका रेजिस्टेंस आ गया, इस रेजिस्टेंस को आप हीट में पुटअप करें, एच डैश क्या हो जाएगा हमारे पास, वी स्क्वायर बाई आर। देखो वी तो सेम है बेटा, कांस्टेंट ही है, टाइम आपका सेम ही है, नीचे आर आएगा, आर की वैल्यू ये पुटअप कर दो, रो एल अपॉन में पाई इंटू 2r स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन आ गई बेटा, ये पहली इक्वेशन है, दोनों को डिवाइड मारो तो बेटा आपका आंसर आना चाहिए जो एच डैश बाई एच आएगी आपके पास, वो आ जाएगा बच्चे 2/1। सो जो एच डैश आ गया बेटा वो आ गया 2h। तो आपका आंसर क्या रहेगा, जो आपकी हीट जनरेट होगी वो कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ इनिशियल ना, जो पहली हीट थी उसकी डबल हो जाएगी। अगले क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या बोल रहा है, ये 100 टर्न्स कॉइल शोन इन द फिगर, आपके पास जो है नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, एन की वैल्यू है 100, ठीक है, कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, आपके पास यहाँ करंट भी बताया बेटा 2 एम्पियर करंट है आपका, मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है जिसकी वैल्यू है 0.2 टेस्ला, वेबर मीटर पर मीटर स्क्वायर है, तो यू कैन राइट टेस्ला, ठीक है बेटा। द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल्स ना, देखो आपको दिख रहा है साफ नॉर्थ और साउथ है ना, और करंट बेटा कहाँ है इसमें, सी से ए जा रहा है, ए से बी और बी से डी ना। तो आप यदि यहाँ पे आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो ये कॉइल है वो रोटेट करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट होता है जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, इस वाली जो एसी वायर पे जो फोर्स काम करेगा वो जाएगा बेटा अंदर की तरफ, बीडी वायर पे आएगी बाहर की तरफ ना। तो ये दोनों फोर्स जो है एक कपल की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो टॉर्क आएगा उसकी वैल्यू आपने पढ़ रखी होगी बेटा, बीना साइन थीटा होता है, ठीक है, इसे बच्चे इस तरीके से याद रखते हैं, बीना साइन थीटा। तो बी की वैल्यू भी देखो आपको पता है बेटा, बी की वैल्यू 0.2 इंटू करंट की वैल्यू आपके पास 2 है, एन नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास 100 है, इंटू क्या है एरिया, एरिया कहाँ से लाएंगे बेटा, आपके पास देखो 8 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ है, 10 सेंटीमीटर क्या है इसकी लेंथ है, तो बेटा यहाँ से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, 10 इंटू 8 कितना हो गया 80, तो 80 को आप जो है मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 10 की पावर -4 हो जाएगा। साइन थीटा, साइन कितना हो जाएगा थीटा बेटा, देखो साइन 90 बन जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और जिसका एरिया वेक्टर है वो कहाँ जाएगा बेटा, इनवर्ट जाएगा अंदर की तरफ, ठीक है, साइन 91 हो जाएगा। तो आप इसे यहाँ से कैलकुलेट करें तो बच्चे ये आ जाएगा आपके पास 0.32 न्यूटन मीटर, दैट इज द आंसर। अब देखो यहाँ पे लिखा है 0.32 न्यूटन मीटर, तो दो में ऑप्शन है, लेकिन आप अब डायरेक्शन देखिए इसकी ना कि कहाँ लग रहा है, ये साइड एसी आउट ऑफ द पेज, ये तो गलत है। देखो बेटा क्योंकि मैंने ही बताया था आपको एसी के ऊपर जो है अंदर की तरफ फोर्स लगता है ना, तो इसका मतलब कहाँ जाएगा, इनटू द पेज ना, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 6। द मोस्ट अप्रोप्रिएट आई एच कर्व फॉर ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस शोन इन द फिगर। देखो बेटा ये आई एच कर्व वाला पार्ट जो है आपके सिलेबस से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल में जो आई और एच है ना, आई का मतलब होता है बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और जो एच होता है, एच होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है, वो दोनों पॉजिटिव होती है पैरामैग्नेटिक के लिए ना, और दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एच की होता है। तो इसका मतलब ग्राफ कौन सा हो जाएगा, आप सोच के देखो, ये एच इधर है, आई इधर है, इसका मतलब बेटा बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है बेटा, ये बोल रहा है कि ए
An air core solenoid with the length of 30 centimeter, area of cross section 25 centimeter square, and number of turns 800 carries a current of 2.5 एम्पियर ना। ये बोल रहा है आपके पास एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ गिवन है बेटा हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें पता है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे कितनी है 800 है, जिसमें करंट की वैल्यू हो रही है बेटा 2.5 एम्पियर है। ओके, ये डाटा हमें गिवन है। द करंट इज सडनली स्विच ऑफ एकदम से करंट कितना हो गया, जीरो हो गया। करंट जीरो होते ही फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इन ए गिवन टाइम, आपके पास जो है टाइम गिवन है कि कितने समय में जो करंट है वो बिल्कुल जीरो हो गया, 10 की पावर माइनस का 3 सेकेंड्स ना। इग्नोरिंग द वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड नियर द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड, द एवरेज बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड ऑफ द ओपन स्विच इन द सर्किट वुड बी। आपको ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो बेटा, आपको ईएमएफ क्या होता है, आपने पढ़ा है फैराडे लॉ क्या बोलता है कि ईएमएफ होता है डी फाई बाई डी टी। तो जो आपका फ्लक्स में चेंज आया उसे कैलकुलेट कर लो। तो बेटा फ्लक्स का चेंज क्या हो जाएगा, 5 टू माइनस 5 लिख लेते हैं। जो टाइम का चेंज है वो कितना है, वो तो हमें गिवन है 10 की पावर माइनस का 3, नीचे आ जाएगा। अब देखो 5 टू कितना है, 5 टू तो हमारा जीरो है, क्योंकि भाई क्या हुआ है, स्विच ऑफ हो गया एकदम से ना। इट मीन्स क्या है, करंट की वैल्यू जीरो हो गई। करंट जीरो होते ही बेटा जो 5 टू है वो तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये तो बच्चे हमारे पास जीरो हो गया, माइनस के साथ 5 निकाल लो बस आप ना। अब 5 यहाँ निकाल लेते हैं, उसके बाद ऊपर वैल्यू पुटअप कर देंगे इस वाले फॉर्मूले में, कैलकुलेट हो जाएगा। देखो बेटा 5 आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो। 5 क्या होता है, 5 आपने पढ़ा है बेटा बी इंटू ए होता है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन इंटू बी ए हो जाएगा। अब आ गया दो, एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, कैपिटल एन है हमारे पास, गिवन है कितना है 800, इंटू बी कितना हो जाएगा, बी आपने पढ़ रखा है बेटा, बी का फॉर्मूला होता है म्यू नोट एन आई। लेकिन ये स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स में होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के हिसाब से, लेकिन हमें यहाँ कैपिटल एन गिवन है, सो म्यू नोट एन अपॉन एल हो जाएगा इंटू आई। ठीक है बेटा, ध्यान रखना ये फॉर्मूला ना। तो ऐसे आप यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। तो जो हमारा बी का फॉर्मूला है ये बन गया म्यू नोट कैपिटल एन अपॉन एल आई इंटू एरिया। एरिया भी हमारे पास गिवन है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब 10 की पावर माइनस का 4 हो जाएगा। ये मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अब देखो म्यू नोट की वैल्यू आपको पता ही है, म्यू नोट की वैल्यू पुटअप करो, क्या होता है म्यू नोट अपॉन 4 पाई बेटा होता है 10 की पावर माइनस का 7। तो दिस विल बी क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। ये हमारा म्यू नोट हो जाएगा। इसे यहाँ पुटअप कर देंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पता ही है, लेंथ बेटा पता ही है, आई करंट हमारा पता ही है। ठीक है, सारी वैल्यूज नोन है हमारे लिए। इस वैल्यूज को आप कैलकुलेट करें तो बेटा ये वैल्यू आएगी हमारे पास 16.74 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 वेबर। इसे आप बच्चे यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। तो ये हो गया बेटा माइनस का 16.74 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, डिवाइड में आ गया टाइम आपका 10 की पावर माइनस 3। इसे आप बेटा कैलकुलेट करो, तो जो इसका आंसर आएगा कैलकुलेशन के बाद वो हमारा इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा, जो हमारा बैक ईएमएफ जनरेट होगा कॉइल के अंदर, जिसकी वैल्यू आएगी बेटा 16.74 वोल्ट। तो आप देख लो कौन सा आंसर है, इसका मतलब बेटा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या बोल रहा है, द आरएमएस करंट इन द सर्किट कनेक्टेड टू ए 50 हर्ट्ज, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज। ठीक है, आपकी न्यू हो गई हमारे पास कितना बेटा 50 हर्ट्ज हो गया, इज 15 एम्पियर। आपको आरएमएस करंट पता है, इसका मतलब क्या है कि आई आरएमएस की वैल्यू पता है हमारे पास, इसका कितना है वैल्यू 15 एम्पियर। यदि मैं यहाँ से पीक वैल्यू निकाल लेता हूँ करंट की, तो बेटा पीक वोल्टेज पीक वैल्यू क्या होती है करंट की, वो होता है √2 टाइम्स कर देंगे सीधा इसको, √2 इंटू आई आरएमएस, तो दिस विल बी √2 इंटू 15। ये बेटा हमारे पास करंट आ गया, पीक वोल्टेज पीक करंट ना। आपसे पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट 1/600 सेकेंड्स आफ्टर द इंस्टेंट द करंट इज 0 इज। आपसे पूछा गया है कि एक टाइम की वैल्यू कितनी है 1/600 सेकेंड के बाद आपको बताना है कि जो करंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी। तो बेटा देखो, आपको अपने करंट का इक्वेशन पढ़ाई है, जो टाइम वेरिंग करंट होता है उसकी वैल्यू क्या है आई नोट साइन ओमेगा टी। आई नोट हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, कितना आया 15√2 साइन ऑफ ओमेगा हमारा क्या होता है ट्वाइस पाई इंटू न्यू होता है, 2 पाई इंटू न्यू बेटा 50 है हमारे पास, इंटू टाइम हमारे पास गिवन है कितना 1/600। आप इसे सिंप्लीफाई करें, ये कट गया यहाँ से 5 दूनी 10, ये कट गया, तो बेटा ये आ गया 15√2 साइन ऑफ पाई/6 आ गया। अब साइन पाई/6 का मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 30 बेटा कितना होता है साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2,
तो ये आ गया बेटा 15√2 इंटू 1/2। √2 से बेटा 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 15/√2। सो बेटा 15/√2 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 5/3। A light source is placed in the water at a depth of 4 meter. Then what must be the minimum radius of the disk placed at the water surface so that the light of the source can be stopped? ये बोल रहा है, देखो बेटा ये TIR वाला क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपके पास जो है, मान लो एक ये बर्तन है जिसकी डेप्थ आपको गिवन है 4 मीटर है। यहाँ तक मान लो इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है बेटा, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है कितना है यहाँ पे 5/3 है। ठीक है, यहाँ पे कोई ये सोर्स रखा हुआ है, इसकी डेप्थ में बिल्कुल लाइट सोर्स है जो कितनी गहराई में है, ये बेटा 4 मीटर की गहराई पे रखा गया है। और ये बोल रहा है कि ऊपर एक डिस्क पड़ी हुई है यहाँ पे ना, ये डिस्क है हमारे पास कोई। तो आपको बताना है कि देखो यहाँ से जो सीधी लाइन यहाँ से निकलेगी बेटा, एक लाइट निकली वो सीधी निकल जाएगी, दूसरी लाइट जाएगी बेटा वो थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी। एक लाइट मान लो मैक्सिमम यहाँ से निकली, उसके बाद जो है ये सीधी क्या हो जाती है, सरफेस के पैरेलल हो जाती है, जिसे हम ग्रेज द पाथ बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो ये एंगल है दिस विल बी IC। क्रिटिकल एंगल यदि ये हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली लाइट कैसे करेगी, ग्रेज द पाथ कर जाएगी। सेम वे में यहाँ पे जाएगा तो ये ग्रेज द पाथ कर गया ऐसे ना। तो मैक्सिमम इतना एरिया है जिससे लाइट बाहर निकलेगी। ठीक है, इस एंगल से ज्यादा होने, जो हम जिसे मैं क्रिटिकल एंगल बोल रहा हूँ, इस एंगल से ज्यादा होने पे बेटा लाइट वापस अपने मीडियम में आ जाती है। ठीक है, तो वो यही पूछ रहा है कि जो मिनिमम रेडियस है इस डिस्क की क्या हो जाएगी, ये हमें R बताना है। तो हम इस R को निकाल लेते हैं। देखो बेटा आपके पास जो मैंने ट्रायंगल बनाया अभी यहाँ पे, इस ट्रायंगल के हिसाब से ये आपका ऐसे बन रहा है। ये मान लेते हैं हमारा ये R है, ये हमारा थीटा जो मैंने बताया था वो क्या बन रहा है बेटा, क्रिटिकल एंगल बन रहा है। तो आप यदि यहाँ से जो हमारे पास ये हाइट है, ये हाइट तो हमें गिवन ही है कितनी है, 4 मीटर है। तो यदि मैं इस ट्रायंगल के अंदर लगाऊं तो मैं यहाँ से बेटा tan IC निकाल लेता हूँ। tan IC क्या बन जाएगा, tan होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दिस विल बी R/H हो जाएगा। सो बेटा R इज इक्वल टू हो गया H tan IC। H इंटू tan IC को कन्वर्ट कर लेते हैं sin IC अपॉन में cos IC लिख देंगे। ठीक है बेटा, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। sin IC क्या होता है, आपने TIR का फॉर्मूला पढ़ा होगा, म्यू इज इक्वल टू होता है बेटा 1/sin IC। तो बच्चे sin IC हो जाएगा 1/म्यू। तो यहाँ पे रख देते हैं इसको, तो 1/म्यू आ गया हमारे पास ये। ठीक है, नीचे आ गया डिवाइड में cos IC। cos क्या होता है बेटा 1 - sin स्क्वायर IC। इसे ऐसे लिख सकते हैं, आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ऐसे होगा, इसे इधर ले आते हैं बेटा, यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या बन गया मेरे पास H/म्यू इंटू 1 - स्क्वायर रूट के अंदर है बेटा sin स्क्वायर IC। sin IC की वैल्यू फिर से 1/म्यू है, तो 1/म्यू का स्क्वायर, इसे आप सिंप्लीफाई करें तो बेटा ये वैल्यू सोल्व कर लेंगे बाद कितनी आएगी, ये स्क्वायर खुलेगा तो म्यू स्क्वायर, यहाँ म्यू स्क्वायर -1 और म्यू स्क्वायर बाहर आएगा तो म्यू ये कट जाएगा, तो ये आ गया बेटा रूट के अंदर म्यू स्क्वायर -1। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले को मैं आपको रिकमेंड करता हूँ बेटा, इसे आप याद भी कर लेंगे, डायरेक्टली आपको न्यूमेरिकल्स भी इसमें फंसता है। ठीक है, तो जो रेडियस आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, H/√म्यू स्क्वायर -1। अब देखो बेटा सारी वैल्यू आपके पास नोन है। H की वैल्यू कितनी है, 4 मीटर गिवन है हमें। नीचे म्यू हमारा इफेक्टिव इंडेक्स है, वो भी बेटा हमारे पास 5/3 है। तो ये हो जाएगा 25/9 -1। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चे जो R की वैल्यू आएगी हमारे पास वो सीधी सीधी आ जाएगी 3 मीटर। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 मीटर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, मैच द फॉलोइंग लेंसेज और मिरर इन द कॉलम A विद देयर नेचर ऑफ द इमेज फॉर्मेशन इन B। आपको मतलब ये बताना है कि ए कॉलम जो है किससे मैच कर रहा है बी के साथ में ना। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे लिखा है कॉन्वेक्स मिरर, और आपको पता होगा बेटा जो कॉन्वेक्स मिरर की जैसी इमेज बनती है सेम उसकी जैसी ही बनती है कॉनकेव लेंस में ना। ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं लेकिन इमेज जो है सेम बनती है। देखो कॉन्वेक्स मिरर है तो यहाँ कॉनकेव लेंस होगा, कॉनकेव मिरर है तो बेटा कॉन्वेक्स लेंस ना। तो जैसी ये इमेज बनाएगा सेम कॉनकेव लेंस बनाएगा, जैसी कॉनकेव मिरर बनाएगा वैसी कॉन्वेक्स लेंस बनाएगा। इसे आप याद कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो बेटा जो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर इमेज बनाता है वो कैसी बनाता है, आपको बताइए बेटा। मिरर बनाता है कॉन्वेक्स वाला, दो ही पोजीशन होती है जहां इमेज बनती है।
सॉरी जहाँ पे ऑब्जेक्ट रख सकते हैं उसकी दो ही पोजीशन होती है कॉन्वेक्स वाले में ना, और जो इमेज बनती है ऑलवेज कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, क्यू। बस आप चेक कर लो फटाफट से। देखो बेटा एक अकेला ऑप्शन डी ही ऐसा है जिसमें फर्स्ट और सेकंड का क्यू आंसर है। अब देखो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का लेंस का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ये वाला मे बी रियल और वर्चुअल ना, ठीक है। तो बेटा ये इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11। ये थोड़ा सा धुंधला इमेज है लेकिन कोई बात नहीं, दिख रहा है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट सोर्स एंड द स्क्रीन इज 1 मीटर। आपको कैपिटल डी की वैल्यू पता है, इसका मतलब क्योंकि बेटा जो कैपिटल डी है वही होती है हमारी स्लिट और सोर्स के बीच की सेपरेशन, ठीक है। 1 मीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट जो स्मॉल डी होती है हमारा, वो है हमारे पास 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को कन्वर्ट कर लो मीटर में, दिस विल बी 2 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है बेटा। वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज लैम्डा भी हमें गिवन है, कितना है 600 नैनोमीटर। नैनो 10⁻⁹ होता है, तो बेटा ये बन गया 6 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है बेटा। ये आ गया। फ्रिंज विड्थ का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो आप। बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा लैम्डा डी अपॉन में स्मॉल डी। सारी वैल्यूज नोन है, आप इजीली पुटअप करें तो बेटा ये वैल्यू आ जाएगी बच्चे हमारे पास 0.3 मिलीमीटर, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, इसका बेटा डी आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये बोल रहा है बेटा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन एंड दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल आर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपके पास बेटा क्या है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी गिवन है। तो बेटा अल्फा वाले कितनी गिवन है हमें, अल्फा की गिवन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आपसे पूछा है द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा की रेशियो पूछा गया है इनसे ना, लैम्डा प्रोटॉन बाय लैम्डा अल्फा पार्टिकल, ठीक है। देखो बेटा आपको पता है लैम्डा का जो रिलेशन होता है इन टर्म किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, वो क्या होता है, ये होता है बेटा h/2m/ke का स्क्वायर रूट। एच क्या है यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू, हटा दो इसको, टू भी बेटा इसको कांस्टेंट है, हटा दो। तो आप क्या देखते हैं जो लैम्डा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, रूट ऑफ एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब फटाफट से दोनों का रेशियो निकाल लो। यदि मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ दिस विल बी लैम्डा पी, मास ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। यदि मैं अल्फा पार्टिकल की बात करता हूँ तो बेटा ये आ जाएगा रूट के अंदर मास ऑफ अल्फा इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, ठीक है। दोनों को डिवाइड मार दो तो बेटा जो लैम्डा प्रोटॉन बाय लैम्डा अल्फा आ जाएगा दिस विल बी, ये मास ऑफ, ये वाला घूम के ऊपर चला जाएगा तो बेटा मास ऑफ अल्फा इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा डिवाइड में आ गया बच्चे मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर रूट। अब सारी वैल्यू पुटअप कर दो। देखो बेटा आपको पता है जो मास ऑफ अल्फा होता है वो 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन का, तो नीचे तो m आ गया, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा गिवन है हमें 1 है और ये 4 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, 4 से 4 भी कट जाएगा, कितना आ गया 1 आ गया। इसका मतलब रेशियो कितना हो जाएगा बच्चे 1:1। तो बेटा इसका बी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 13th क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, विच स्टेट ऑफ द ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम हैज द सेम ऑर्बिटल रेडियस एज दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन ना। ये बोल रहा है कि देखो जो ग्राउंड स्टेट की रेडियस होती है ना वो कितनी होती है बेटा, उसकी वैल्यू आपको पता होगा 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। इस वैल्यू को हम जो है 53 इंटू 10⁻⁻12 भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। ये है ना, ओके, इतने मीटर ना, ये हमारे पास गिवन है किसकी है, हाइड्रोजन वाले केस में होती है किसकी, ग्राउंड स्टेट की रेडियस ना। अब पूछ रहा है कि भाई कौन सी स्टेट में जो ट्रिपली आयोनाइज बेरिलियम है जो है उसकी रेडियस होगी, किस स्टेट में होगी ना। तो आपको पता है बेटा जो नॉर्मल रेडियस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है जो भी आपकी रेडियस है ग्राउंड स्टेट 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। ये आपने पढ़ रखा होगा फॉर्मूला, क्योंकि एन स्क्वायर पे रेडियस क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और नीचे जेड होता है, ठीक है। यदि मैं ग्राउंड की निकालता हूँ तो हाइड्रोजन केस में जेड की वैल्यू 1 बन जाती है, एन की वैल्यू भी 1 बन जाती है, ठीक है बेटा। बस कुछ नहीं करना, सीधा अब वैल्यू को जो है पुटअप कर दो, दोनों को इसको और इसको जो है सिमिलर कर लो, क्योंकि जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 0.53 एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिखा है बेरिलियम, बेरिलियम का जेड कितना होता है बेटा 4 होता है,
यहाँ 4 आ गया, दोनों कंपेयर कर दो, इस वैल्यू को और ऊपर वाली वैल्यू को कंपेयर करेंगे। तो बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, 0.53 इज इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो बेटा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एन इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। देखो बेटा सही बात है, क्योंकि आपको पता है जो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी का ग्राफ बनता है सेमीकंडक्टर में, क्या होता है, इनवर्सली होता है ऐसे ना। क्योंकि जो बेटा रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी ये आपको बताना है। क्योंकि बच्चे क्या होता है, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो नंबर डेंसिटी बढ़ जाती है, जो आपकी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पेयर है ना वो बढ़ते हैं। इट मीन्स क्या है, नंबर डेंसिटी बढ़ रही है और आपका रिलैक्सेशन टाइम भी घटता है। इसका मतलब बेटा आंसर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट अलोंग विद द आउटपुट एज शोन इन द फिगर। ये आपका इनपुट है, ये आपका रेक्टिफायर हो गया। ठीक है बेटा, इसमें दो डायोड लगा रखे 1 एंड 2, आपका ये आउटपुट हो गया। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि फ्रॉम डायोड 1 जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कौन सा होगा। तो डायोड 1 कहाँ लगा रखा है, नीचे की तरफ है ना। अब देखो जब बेटा फर्स्ट हाफ जाएगा तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। इसका मतलब पहले डायोड इस जो ये ए है या सी है वो किसकी वजह से बन रहा है, 2 नंबर डायोड की वजह से बनेगा, और जो एक है उसकी वजह से ये बनेगा। ठीक है बेटा, तो बी और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब आगे बेटा हमारे पास असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन में लिखा है, इन ए टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस हैज ग्रेटर फोकल लेंथ देन आई पीस, बट इन माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव हैज स्मॉलर फोकल लेंथ देन। ये तो बेटा सही बात है। बाय द इन्वर्टिंग, यदि हम उल्टा कर दे टेलीस्कोप को, माइक्रोस्कोप कांट बी फॉर्म, ये गलत, ये सही बात है ये भी ना। क्योंकि बेटा टेलीस्कोप को या माइक्रोस्कोप को हम जो है एज ए टेलीस्कोप बिहेव नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होता है कि जो माइक्रोस्कोप की फोकल लेंथ है वो नियर अबाउट होती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता उनके बीच में। लेकिन जो टेलीस्कोप की फोकल लेंथ होती है ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा होती है। इसलिए ये असर्शन तो क्या है, सही है एग्जैक्टली। ठीक है, रीजन क्या लिखा है, द डिफरेंस इन द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस इन द टेलीस्कोप इज मच लार्जर देन द माइक्रोस्कोप। ये भी सही है बेटा, इसका मतलब इसका क्या है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, acceleration of a vertically falling magnet through a horizontal metallic ring is less than g। ये बात भी सही है बेटा, क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप किसी भी मैग्नेट में जो है, एक्सेलरेशन ऑफ वर्टिकली फॉलिंग मैग्नेट थ्रू ए हॉरिजॉन्टल मेटेलिक रिंग, यदि आप एक रिंग के थ्रू जो है एक मैग्नेट को नीचे फेंकते हैं ना, तो उसपे जो है अर्थ का मैग्नेटिज्म काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी वैल्यू में जो है एक्सेलरेशन क्या होता है, वहां पे एक अपोजिट जो है करंट इंड्यूस होता है और वो उसको अपोज करता है। तो ये वैल्यू तो बेटा सही लिखी हुई है कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो जी से कम रहती है। रीजन में क्या लिखा है, करंट इंड्यूस इन द रिंग अपोज द फॉल ऑफ मैग्नेट, ये भी बात सही है। इसका मतलब बेटा करेक्ट आंसर क्या हो गया, इसका ए हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, mass is not conserved but mass and energy are conserved as a single entity called mass energy इक्वेशन। ठीक है, देखो बेटा आपने पढ़ रखा होगा आइंस्टीन की जो इक्वेशन होती है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर ना। ये क्या बोलते हैं कि मास को जो है एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में ना, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, ये आपस में जो है इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है, इसी वजह से ये तो बात सही लिखी है। ठीक है, रीजन में क्या लिखा है बच्चे, मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल इन अकॉर्डेंस विद आइंस्टीन्स रिलेशन। ये बात भी सही है, क्योंकि इसी के बेस पे मैं आपको बता रहा था अभी ना कि बेटा क्या है, इसका आंसर क्या हो गया, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सेक्शन डी पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन लिखा है बच्चे, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b। आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, मान लो उस पर चार्ज है क्यू, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, b मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है। तो बेटा आपने पढ़ा होगा उसके ऊपर एक फोर्स काम करता है जो होता है हमारा क्यू वी बी साइन थीटा, जिसे हम यदि वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये बन जाता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, तो इसका तो राइट द एक्सप्रेशन तो क्या हो गया, Q इंटू वी क्रॉस बी हो गया। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, ए न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल मूविंग विद द इक्वल वेलोसिटी। तीनों पार्टिकल देखो बेटा, अल्फा न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है तीनों सेम वेलोसिटी से एंटर कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एंटर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर एज शोन इन द फिगर, ट्रेस देयर पाथ इन द रेडियस फील्ड एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि ये इनका जो रास्ता है वो किस तरफ जाएंगे, उसके बारे में बताना है आपको। ठीक है बेटा,
तो आप देखो यदि मैं यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं तो आपको पता है बेटा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से क्या होगा। देखो इनका वेलोसिटी सबका किस तरफ है, इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो यदि मैं यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करता हूँ तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो अल्फा पार्टिकल है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज है नीचे की तरफ आ जाएगा। लेकिन जो न्यूट्रॉन है बेटा वो कहाँ जाएगा, वो सीधा निकल जाएगा, ठीक है, अनडेविएटेड निकल जाएगा, क्योंकि इस पे चार्ज ही नहीं होता ना। चार्ज नहीं है तो इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अल्फा और इलेक्ट्रॉन पे मैक्सिमम फोर्स काम करेगा क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे जा रहे हैं और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसलिए बेटा तीनों पे जो है फोर्स तो लग, न्यूट्रॉन पे फोर्स ही नहीं काम करेगा क्योंकि इसकी फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि चार्ज की वैल्यू कितनी है उस पे ऊपर, जीरो है, ठीक है। डायरेक्शन तो आ गई हमारे पास। यदि यहाँ पूछता है बेटा किसकी रेडियस ज्यादा होगी, तो बच्चे देखो रेडियस के लिए आप क्या करेंगे, रेडियस आपको पता है क्या होता है, एम वी अपॉन में क्यू भी होता है, आपने यदि पढ़ा हो तो। यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में वी वेलोसिटी से मूव करता हो जिसके ऊपर क्यू चार्ज है, तो बेटा उसकी जो रेडियस आती है वो होती है एम वी अपॉन में क्यू भी। आप देख लो वेलोसिटी सेम है, बी सेम है, इसका मतलब जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, एम अपॉन क्यू हो जाएगी। और जिसका भी चार्ज ज्यादा है, चार्ज तो बेसिकली किसका ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो कम क्यू है, तो अल्फा का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, 2 क्यू होता है। मास क्या है, 4 क्यू। अल्फा का जो मास है वो 4 टाइम्स होता है किसके, इलेक्ट्रॉन के मास के ना। तो इस हिसाब से इस रेशियो से हम जो है निकाल सकते हैं कि किसकी रेडियस ज्यादा होगी किसकी रेडियस कम होगी, ठीक है बेटा। Question number 20. How does the pole strength and magnetic moment of each part of a bar magnet changes if it is cut into two equal pieces transverse to length ना। ये बोल रहा है कि आपके पास एक बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, इसकी लेंथ मान लो बेटा 2a है, ठीक है। यहाँ आपकी पोल स्ट्रेंथ है जिसकी वैल्यू इधर वाले की माइनस एम मान लो, यहाँ की मान लो बेटा प्लस का एम है, ठीक है। अब आपने क्या काम करा, इसको ट्रांसवर्सली ऐसे काट दिया, मैंने इसको काट दिया। काटते क्या देखेंगे आप, ऑटोमेटिकली यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ हो जाएगा चेंज ना। यहाँ तो माइनस एम ही है, यहाँ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया प्लस का एम, ये हो गया बेटा यहाँ पे माइनस का एम, यहाँ आपका प्लस है, ठीक है। पोल क्रिएट हो गए हैं। लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे कि बेटा देखो लेंथ तो हाफ हुई है इसकी ना, ये ए हो गया इधर, ये आपका ए हो गया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि पोल स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ा। देखो बेटा पोल स्ट्रेंथ तो जितनी थी उतनी रही ना, क्योंकि लेंथ के कटने से पोल स्ट्रेंथ पे फर्क नहीं पड़ता। पोल स्ट्रेंथ कब चेंज होगी बेटा, पोल स्ट्रेंथ केवल और केवल तब चेंज होती है जब आपका जो है एटम्स जो है, जो भी इसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं ना, यदि वो चेंज हो जाए तो ऑटोमेटिकली जो है एम हो जाता है चेंज, ठीक है। तो यहाँ बेटा पहले वाले केस में पोल स्ट्रेंथ तो सेम रहेगा, केवल मैग्नेटिक मूवमेंट चेंज हो जाएगी। क्योंकि देखो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा बेटा। मैग्नेटिक मूवमेंट होता है कि कोई भी एक पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन बिटवीन देम, इनिशियली ये कंडीशन है। लेकिन यदि मैं इसकी बात करूँ, जैसे आपने कट कर दिया है तो मैग्नेटिक मूवमेंट मान लो एम डैश हो गया है, तो बेटा पोल स्ट्रेंथ तो एम की एम ही है, लेकिन सेपरेशन कितनी हो गई है, ए हो गई है अब ना। तो ये एम में हो गया, वो पहले 2 × m में था तो आधा हो गया ना पहले वाले का। तो बेटा जो पोल स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाती है, ठीक है बच्चे, ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है बेटा, राइट द जनरलाइज एक्सप्रेशन फॉर द एम्पियर सर्किटल लॉ इन टर्म्स ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। आपको जो है एम्पियर्स लॉ का एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्म लिखना है, एक्सप्रेशन लिखना है, किसकी फॉर्म में, कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट की फॉर्म में, ठीक है। आपने पढ़ा होगा बेटा जो आपका मैक्सवेल है, मैक्सवेल ने जो है एम्पियर सर्किट लॉ को जनरलाइज फॉर्म दिया था। आपको बताया बेटा जो बेसिकली जो एम्पियर सर्किट लॉ होता है वो क्या होता है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई होता है, ठीक है। लेकिन मैक्सवेल ने क्या बताया कि जो ये करंट है वो क्या है, वो कॉम्बिनेशन होता है आईसी और आईडी का, मतलब कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो बेटा ये बन जाएगा आईसी प्लस का आईडी बन गया, आईडी इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। इसे आप एक्सप्लेन थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, म्यू नॉट इंटू आईसी प्लस म्यू नॉट इंटू आईडी। आईडी की वैल्यू बेटा पुटअप कर दो यहाँ पे, म्यू नॉट आईसी प्लस म्यू नॉट इंटू आईडी। आईडी क्या होता है, आईडी होता है बेटा ई एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। और फाई कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, कि जब जब फ्लक्स में चेंज आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स में चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आएगा, तब तब जो है ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है वो जनरेट होता है, ठीक है। दैट इज द बेटा जनरलाइज फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा गया आगे, मेंशन द सिचुएशन वेयर देयर इज ओनली कंडक्शन करंट एंड नो डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आपको बताना है कि जब एक ऐसी कंडीशन बताओ कि जब उसमें केवल कंडक्शन करंट हो, डिस्प्लेसमेंट करंट ना हो। तो बेटा आपको पता है डिस्प्लेसमेंट करंट कब होता है, जब आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आता है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, कि जब भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा
यदि आपका स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड है या कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऑटोमेटिकली कंडक्ट डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट ही नहीं होगा, क्योंकि बेटा ये जो फाइनल टर्म आगे वाला टर्म है फ्लक्स में चेंज ही नहीं आएगा टाइम के साथ। ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो करंट रहेगा आपका, जो इक्वेशन रहेगी वो क्या बन जाएगी, बी डॉट डी एल इक्वल टू रहेगा नॉर्मल म्यू नॉट वी टू आई सी। ठीक है, आगे पूछा है ओनली डिस्प्लेसमेंट करंट एंड नो कंडक्शन करंट। तो बेटा देखो कंडक्शन करंट कब नहीं आएगा, यदि कोई मटेरियल नहीं हो, या फिर आपका जो है डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ चलता है कि जहाँ पे आपका जो है या तो इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स में चेंज आता हो और यहाँ पे कोई मटेरियल प्रेजेंट ना हो ना। ये पूछ रहा है कि केवल डिस्प्लेसमेंट करंट चाहिए, हमें कंडक्शन करंट नहीं चाहिए। तो बेटा देखो यदि मैं एक बहुत बड़ा एक लार्ज रीजन ऑफ स्पेस ले लेता हूँ, वहां पे क्या होगा, कोई कंडक्शन करंट ही नहीं होगा, केवल क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट रहेगा बस ना। तो इसका आंसर क्या है, इन ए लार्ज रीजन, एक बहुत बड़े रीजन के अंदर जहाँ पे क्या है कोई भी वायर वगैरह ना हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका कंडक्शन करंट की वैल्यू जीरो होगी, केवल डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा। तो जो आपकी इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट ई नॉट डी फाई ई अपॉन में डी टी, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 22। ये क्या बोल रहा है बच्चे, स्मॉल बल्ब इज प्लेस एट द बॉटम ऑफ ए टैंक कंटेनिंग वाटर टू ए डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। देखो बेटा सेम क्वेश्चन है पीछे वाले की तरह ना, जो हमने पीछे किया था। ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक वाटर है, एक टैंक है जिसमें आपका पानी वानी भरा हुआ है, कितनी डेप्थ तक बेटा, 80 सेंटीमीटर डेप्थ है इसकी। तो डी इक्वल टू क्या हो गया, 80 हो गया। What is the area of the surface of water through which the light from the bulb can emerge out? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा आपको पता है ये 4/3 है। ये सेम ही क्वेश्चन है, बस केवल पिछले क्वेश्चन में हमने आर निकाला था, अभी यहाँ एरिया निकालना है बस। तो मान लो बेटा यहाँ आपका पॉइंट प्लेस है, इससे मान लेते हैं इतने एरिया से जो है वो जो रेज है वो बाहर जाएगी, यहाँ से ऐसे हो जाएगा, यहाँ से ये रे जो है ऐसे हो जाएगी, तो इसी एरिया से जो है रे हमारी बाहर आएगी। ठीक है तो हमें इसी का एरिया बताना है। तो बेटा एरिया का एक्सप्रेशन आपको पता है क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर होता है। पिछले केस में मैंने आपको आर निकालना सिखाया था कि आर कैसे निकालते हैं। तो आर का बेटा एक्सप्रेशन क्या था, एच अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट। इससे आप जो है आर निकालेंगे, एच की वैल्यू आपको पता है बेटा 80 सेंटीमीटर है, 10 की पावर माइनस का 2 लगा देंगे आप यहाँ पे। ठीक है, डिवाइड बाई म्यू क्या है बेटा आपके पास, म्यू है 4/3, तो ये हो गया 16/9 माइनस 1। इसको आप सिंप्लीफाई करें, आर की वैल्यू आप निकलेगी, आर की वैल्यू निकलने के बाद सीधा आप एरिया वाले फॉर्मूले में डाल देंगे, तो दिस विल बी पाई इंटू आर स्क्वायर। तो आपका बेटा जो आंसर आएगा दिस विल बी 2.6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसे आप सिंप्लीफाई करना। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, A small telescope has an objective length of focal length 144 सेंटीमीटर। इस बार आपके पास जो है ऑब्जेक्टिव लेंस की एफ को गिवन है बेटा, फोकल लेंथ 144 सेंटीमीटर है एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। एफ ई हमारे पास कितना है, 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, पूछा है आपसे व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। एम का फॉर्मूला पूछा है, तो बेटा एम तो बेसिकली क्या होता है, एफ नॉट बाई एफ ई होता है, तो माइनस साइन, तो बेटा ये हो जाएगा माइनस का 144 डिवाइड बाई 6। इसे आप सिंप्लीफाई कर लो तो बेटा आंसर आ गया माइनस का 24। ठीक है, आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। सेपरेशन को क्या बोलते हैं बेटा, उसको ट्यूब लेंथ बोलते हैं बेसिकली ना। ट्यूब लेंथ क्या होता है, ये होता है फोकल लेंथ जितनी है उसकी प्लस आई पीस की फोकल लेंथ, दोनों के लेंस के बीच की सेपरेशन को बोलते हैं ट्यूब लेंथ। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 144 प्लस का 6, दिस विल बी 150 सेंटीमीटर। तो ये हो गया बेटा आपका ट्यूब लेंथ दोनों के बीच का। अब देखो जो नेगेटिव साइन आ रहा है ना यहाँ पे, आपने देखा मैग्निफिकेशन में माइनस साइन आया ना, कई बार यहाँ से पूछ लेता है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कि यार जो मैग्निफिकेशन है वो माइनस क्यों आ रही है। तो ध्यान रखना बेटा, ये दिखाता है कि जो आपकी इमेज है ना वो कैसी है, उल्टी इमेज बन रही है। जो आपकी फाइनल इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन में लिखा है बेटा, एक्सप्लेन हाउ डज फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन ए फोटो सेल वेरी इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज डबल। देखो बेटा फ्रीक्वेंसी डबल कर रहा है, ध्यान रखना, कीपिंग इंटेंसिटी सेम। तो देखो बेटा आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, जो आपका करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी पे होता है, न कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर ना। क्योंकि बेटा फ्रीक्वेंसी चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके नंबर ऑफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे उतने निकलेंगे।
क्योंकि आप जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे क्या होगा बच्चे, एनर्जी बढ़ेगी। और जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं कर सकती एक से ज्यादा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और वही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा बस, ठीक है। तो करंट जनरेट नहीं होगा, करंट ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है बेटा। तो इंटेंसिटी जो है केवल किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आपको पता है बेटा, देखो क्या होता है कि जैसे आपने एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, उससे क्या होता है, कुछ एनर्जी जो है काम आती है वर्क फंक्शन के, और कुछ एनर्जी आती है काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व, यदि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी, आप टोटल एनर्जी आप बढ़ा रहे हैं, वर्क फंक्शन तो फिक्स है, तो वर्क फंक्शन की वैल्यू जो थी, जो उससे अदर एनर्जी मिलेगी, जो ज्यादा एनर्जी बचेगी उसके अलावा, वर्क फंक्शन के अलावा, वो एनर्जी कहाँ जाएगी, वो जो इलेक्ट्रॉन था उसके निकलने में काम आएगी, तो बेटा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो आप ऑब्जर्व करते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ जाती है, लेकिन आपका करंट पे फर्क नहीं पड़ता। यदि मैं इनका ग्राफ बना दूं करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, तो देखो बेटा ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई यहाँ पे, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं यहाँ पे एफ नोट, ये आपका करंट हो गया, इसे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ खींच दो बस की वरना, ठीक है। ये हो गया करंट का और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। यदि मैं बेटा बनाऊं किसका, काइनेटिक एनर्जी वाला ग्राफ, तो वो कैसे बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी होती है एच न्यू माइनस का एच न्यू नोट, ये तो फिक्स है हमारा वर्क फंक्शन है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू पे होती है। तो बच्चों ग्राफ कैसा आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा ये, ठीक है। ये आपका यहाँ वर्क फंक्शन वाला हिस्सा आ जाएगा W, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये F हो गया, यहाँ आगे बच्चे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 24, आगे लिखा है हाउ डज द साइज ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड ऑन इट्स मास नंबर। ये बेटा आपने रिलेशन पढ़ा होगा कि जो R होती है आपकी रेडियस में, वो क्या होती है R नॉट A टू द पावर 1/3 होता है, ठीक है। ये इस तरीके से साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है डिपेंड करता है मास नंबर के ऊपर। R क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, और ए हमारा क्या है, मास नंबर है, ठीक है। आर नोट क्या है हमारा, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है बच्चा। आगे पूछा है हेंस एक्सप्लेन व्हाई द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर सो बी इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। आपको बताना है जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट होती है किसके, साइज ऑफ द न्यूक्लियस के ऊपर ना, ठीक है बेटा। मास ऑफ द न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं करती है, एटॉमिक नंबर पे, ठीक है, मास नंबर पे। तो आपको प्रूफ करना है यहाँ पे ना। देखो आपको पता है बेटा डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है बेसिकली मास अपॉन में वॉल्यूम। यदि मैं मास डालू यहाँ पे, मास ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, मान लेते हैं बेटा कि n नंबर ऑफ न्यूक्लियन है। आपको पता होगा न्यूक्लियन क्या होते हैं ना, न्यूक्लियंस इन द न्यूक्लियस ना। बेटा देखो न्यूक्लियन का मतलब होता है कि जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियन का मतलब है कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ना। तो मान लो कि n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन n नंबर ऑफ न्यूक्लियंस प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर ना, और जो है एक का मास जो है कितना है, m है। m क्या है, मास ऑफ द न्यूक्लियन है, मास ऑफ ईच न्यूक्लियन ना। अब यदि मैं नंबर ऑफ न्यूक्लियस निकाल लूं कितने होंगे, देखो बेटा आपको पता है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको, यहाँ इधर आ जाओ। मान लो हमारे पास ये एक एटम है, इसका जो है इसे हम ऐसे लिखते हैं एक्स जेड ए से ना। तो जो बेटा न्यूक्लियंस होंगे, न्यूक्लियन नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, वो होता है बच्चे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन कितने होते हैं बेटा, जो आपका ए है मास नंबर माइनस का जेड, इसमें से इसे घटा देंगे तो न्यूट्रॉन मिलता है, प्लस प्रोटॉन क्या होते हैं, जो बेटा हमारा एटॉमिक नंबर होता है जेड, ये कैंसिल आउट हुआ, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने हुए, जो इतना इसका मास नंबर है ए, इसका मतलब एन किसके बराबर हो गया बेटा, ए के बराबर हो गया। तो जो टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियन हो गया वो कितना हो गया, एम इंटू ए डिवाइड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हम पूरे को उसे स्फीयर मानते हैं, तो ये बन गया m इंटू ए डिवाइड बाई 4/3 पाई इंटू आर। आर हमारे पास रेडियस एरी, इसे यहाँ डाल देते हैं आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3 का क्यूब। इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा ये मिलता है हमारे पास, 3 तो ऊपर चला गया घूम के, 4 नीचे रह गया, पाई इंटू आर नोट का क्यूब ए से ये कैंसिल आउट हो गया। तो बच्चे जो डेंसिटी आती है, डेंसिटी आएगी बेटा 3m डिवाइड में 4 पाई, 3m डिवाइड में आ गया बेटा 4 पाई आर नोट का क्यूब। तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि जो डेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर, मास नंबर के ऊपर ना, साइज ऑफ न्यूक्लियस के ऊपर, ना इसमें ए आ रहा है आपका, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर इसका और पार्ट देखो। ये क्या बोल रहा है बेटा, कैलकुलेट फॉर हाउ मेनी ईयर्स, मतलब आपको टाइम निकालना है कितने टाइम के लिए
विल द फ्यूजन ऑफ 2 kg ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम जो है 2 kg ड्यूट्रियम काम आएगा किसे जलाने के लिए, 800 वोट का बल्ब है एक लैंप, उसे जलाने के लिए ना। 800 वोट का मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब बेटा कि जो भी आपकी एनर्जी है 800 जूल पर सेकंड में, ये बल्ब है वो एक सेकंड में 800 जूल एनर्जी लेता है, ठीक है। आपको यहाँ फ्यूजन की रिएक्शन गिवन है कि दो आपके ड्यूट्रियम मिलके कितनी एनर्जी निकाल रहे हैं बेटा, 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकाल रहे हैं। दो ड्यूट्रियम कितने निकाल रहे हैं, 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको बताना है कि बेटा जो ये आपका 2 किलो ड्यूट्रियम है आपके पास ना, जब वो जलेगा तो कितने साल तक जलेगा, वो उस बल्ब को कितने साल तक जलाएगा। तो पहले आप ये निकाल लो कि बेटा देखो जो आपका न्यूक्लियाई है, 2 किलो ड्यूट्रियम के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे हम कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, एवोगैड्रो नंबर वाला, ठीक है बेटा। देखो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन 2 ग्राम, 2 ग्राम में कितने होते हैं, जो आपका एवोगैड्रो नंबर है वो कितनी होती है बेटा, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होता है, ठीक है। तो 1 ग्राम का यहाँ से निकाल लो, 1 ग्राम में क्या हो जाएगा, इसे डिवाइड मार देंगे 2 से, तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाई 2 आ गया। हमें 2 kg का चाहिए, तो बेटा 2 kg में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 kg से, 10 की पावर 23 इंटू 2 kg, 2 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। तो बेटा 2 kg के अंदर जो नंबर ऑफ टोटल न्यूक्लियाई बने वो कितने बने, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 26। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने आ गए बेटा, एन की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, आगे पढ़ो। अब जो आपका नंबर ऑफ रिएक्शन है, एक रिएक्शन में कितने न्यूक्लियाई यूज हो रहे हैं बेटा, 2 हो रहे हैं ना। तो यहाँ से हम यदि मैं निकाल लूं कि कितना टोटल रिएक्शन बनेगी आपकी, या फिर कितनी एनर्जी रिलीज होगी, वो निकाल लेते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हुए, इतने हुए, और एक रिएक्शन में 2 न्यूक्लियाई यूज है, तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन में 2 हो रहे हैं यूज और इतने यूज करने हैं हमें, तो कितनी रिएक्शन हो जाएगी, 6.023 इंटू 10 की पावर 26 डिवाइड बाई 2 कर दो, तो आपको इतनी रिएक्शन बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये 2 से काट दिया, तो ये बन गया बेटा 3.01 इंटू 10 की पावर 26, इतनी रिएक्शन बनेगी आपकी इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के लिए ना। अब एक रिएक्शन में कितनी एनर्जी निकल रही है, 3.27, तो टोटल एनर्जी कितनी निकलेगी भाई, टोटल एनर्जी वो हो जाएगा बेटा, जितने पे आपकी ये रिएक्शन बन रही है 3.01 इंटू 26 मल्टीप्लाई कर दो 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, टोटल आपकी इतनी एनर्जी निकली। इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये वैल्यू आएगी बेटा 9.8 इंटू 10 की पावर 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब आपके पास जो टोटल एनर्जी आ गई वो कितनी आ गई, इतनी आ गई है। लेकिन आप जानते हैं ऑलरेडी कि यदि मैं इसको जो है बेटा जूल में जो है कन्वर्ट करूं, तो आप क्या काम करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से, ठीक है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो बेटा ये आएगा 15.7 इंटू 10 की पावर 13 जूल, ठीक है बेटा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास जो है टोटल एनर्जी आ गई इसके पास, ठीक है। इतनी एनर्जी है हमारे पास। अब आपने यहाँ पढ़ रखा है, पहले जो मैंने आपको बताया था कि जो आपका लैंप है वो कितना यूज करता है, 800 जूल यूज करता है एक सेकंड में ना। तो एक सेकंड में कितने यूज कर रहा है, तो हमें ये टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है बेटा, वर्क अपॉन में जो आप, या एनर्जी अपॉन में पावर हो जाएगा, सीधा यहाँ लगा देते हैं। तो आपके पास एनर्जी कितनी है, टोटल है 15.7 इंटू 10 की पावर 13 डिवाइड में कर देंगे बेटा क्या, पावर से। पावर कितनी है हमारे पास, 800 है। इसे आप सिंप्लीफाई करो, जो हमारे पास टाइम आया बेटा वो आ गया 1.96 इंटू 10 की पावर 11 सेकेंड्स ना। इस टाइम को यदि मैं घंटों में या मिनट्स में फिर दिन और सालों में कन्वर्ट करूं, तो बेटा जो साल आएंगे वो टोटल बनेंगे 6.21 इंटू 10 टू द पावर 3 ईयर्स ना। तो जो आपका 2 किलो ड्यूट्रियम है वो कितने साल चलेगा, इतने साल चलेगा बेटा, 6.21 10 की पावर 3 ईयर्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये क्या बोल रहे हैं बेटा, टू सेमीकंडक्टर मटेरियल एक्स एंड वाई शोन इन द फिगर अलोंग साइड, ठीक है, आर मेड बाय डोपिंग ए जर्मेनियम क्रिस्टल विद इंडियम। देखो इंडियम क्या होता है आपको पता है बेटा, इंडियम जो है कैसा है, ट्राइवेलेंट होता है, ठीक है। ये कैसी इंप्योरिटी है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है। लेकिन आर्सेनिक कैसी होती है, पेंटावेलेंट होती है। और आपको पता होगा बेटा पेंटावेलेंट जब मिलाते हैं तो कौन सा बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। यदि आप ट्राइवेलेंट डालते हैं तो बेटा मिलता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये आपने पढ़ रखा होगा एन टाइप और पी टाइप के अंदर ना।
तो जो आपका एक्स है, एक्स में क्या मिलाया गया है जर्मेनियम के अंदर? इंडियम। इसका मतलब ये हमारा पी टाइप बन गया, तो ये वाला बेटा पी हो गया हमारा, और ये क्या हो गया हमारा एन हो गया। ठीक है, द टू आर joined एंड टू एंड कनेक्ट द बैटरी। ठीक है, ये हमें गिवन हो गया ना। विल द जंक्शन बी फॉरवर्ड और रिवर्स? बेटा दिस इज द रिवर्स बाइसिंग, क्योंकि आप देख रहे हैं, देखो यहाँ पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ नेगेटिव है। पॉजिटिव प्लेट का जो टर्मिनल है वो कहाँ पे जुड़ा हुआ है? एन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब आपका एन का वोल्टेज ज्यादा है एज कम्पेयर टू पी के। सो ऐसी बाइसिंग को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स बाइसिंग बोलते हैं। ठीक है बच्चे, आगे लिखा है स्केच ए वी आई ग्राफ फॉर दिस अरेंजमेंट। आपको वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाना है इसके लिए, तो वो क्या वो आपको इजीली पता होगा। कैसे बनता है बेटा? यहाँ पे इसमें हल्का सा माइनर करंट चलता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, और एकदम से करंट गिर जाता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसे आता है। यहाँ पे बेटा आपका रिवर्स करंट हो गया, ये आई आर हो गया, ये आपका वोल्टेज हो गया, ये इधर रिवर्स वोल्टेज, ये होता है बेटा ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज वाला पॉइंट। ठीक है, ये इसकी इसमें जो करंट चलता है वो चलता है बेटा माइक्रो एम्पियर के अंदर। ये इसका डायग्राम है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26। अब आगे बेटा हमारे पास सेक्शन सी आ गया। ठीक है, सेक्शन सी में क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन देखो, ड्रॉ इक्विपोटेंट सरफेस इन ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन। ये बोल रहा है कि आपको जो है इक्विपोटेंट सरफेस बनाने हैं जेड डायरेक्शन में जो मूव कर रही हो ना, लेकिन कांस्टेंट फील्ड है। देखो मैं आपको यहाँ दो चीजें बताता हूँ, यदि कांस्टेंट हो तो कैसे बनेगा, यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग है तो कैसे बनेगा। देखो बेटा यहाँ बता देता हूँ, कांस्टेंट वाला हिस्सा यहाँ है बेटा इंक्रीज वाला ना। ठीक है बच्चे, अब यहाँ मान लो हमने ये एक्सिस बना लिया। ठीक है, ये आपका जेड एक्सिस ले लिया मैंने, ये एक्स मान लो या फिर ये वाई मान लो। ठीक है, अब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जेड एक्सिस की तरफ है और यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे बेटा कांस्टेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो आपके पोटेंशियल सरफेस होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर बनते हैं। तो आपने डायरेक्टली लाइन खींच दी ऐसे ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से दिखा लेते हैं, तो ये 3D में बना देते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है बेटा, अब लेकिन ध्यान रखना यदि कांस्टेंट फील्ड है तो जो ये इन दोनों इक्विपोटेंट सरफेस के बीच की सेपरेशन है ना बेटा, ये सेम रहेगी। ये ऑब्जर्व करना बात है अपना। ठीक है, यदि कांस्टेंट फील्ड होगा तो उनके बीच की सेपरेशन कैसी रहेगी? सेम रहेगी। लेकिन यदि फील्ड इंक्रीजिंग है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो क्या होगा? जो इक्विपोटेंट सरफेस है उनके बीच की सेपरेशन कम रहेगी, क्योंकि देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है? डीवी अपॉन में वी आर होता है। तो यदि फील्ड बढ़ रहा है तो बेटा उनके बीच की सेपरेशन क्या हो जाती है? घट जाती है। तो जो आपके पोटेंशियल सरफेस है वो कैसे बनेंगे? एक ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर इसके पास, फिर और पास, ऐसे ऐसे फील्ड बनेंगे आपके बच्चे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जो इनके बीच की ये सेपरेशन है और जो ये सेपरेशन है, ये मान लो, ये थोड़ा मिटा देता हूँ, एक बार दोबारा से बनाता हूँ। देखो बेटा, देखो बेटा यहाँ पे बना लेते हैं इसको दोबारा से एक बार हम लोग। तो यहाँ ये एक पोटेंशियल सरफेस ये बन गया, एक ये बन गया बेटा हमारे पास। तो बेटा यदि फील्ड आपका इंक्रीजिंग हो तो कैसे बनता है? देखो ऐसे बनता है फिर ना, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। ठीक है, ये आपने पोटेंशियल सरफेस बना दी है हमारे। ठीक है, ये थोड़ा सा और पास होने शुरू हो जाते हैं, ये और पास होने शुरू हो जाते हैं, इस तरह का बेटा फील्ड बनता है आपका ना। जो मतलब जो इनके बीच की सेपरेशन होती है, जो ये सेपरेशन है, जो ये सेपरेशन, धीरे धीरे क्या हो रहा है? सेपरेशन डाउन हो रही है ना। तो ध्यान रखना, यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग है तो इक्विपोटेंट सरफेस कैसे बनते हैं? थोड़ा सा पास पास आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? कैन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट टेंजेंशियली टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस? नो। तो क्या होता है यहाँ पे जो है इक्विपोटेंट सरफेस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है टेंजेंशियली एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मान लो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेंजेंशियली हो गया, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो वर्क डन है वो जीरो नहीं आएगा। तो जो इक्विपोटेंट सरफेस की प्रॉपर्टी होती है वो क्या बोलती है कि जो आपका वर्क डन है वो कैसा होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, तभी जाके आपका इक्विपोटेंट सरफेस होते हैं। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू कंसेंट्रिक सर्कुलर कोयल एक्स एंड वाई ऑफ रेडियस 16 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। आपके पास देखो दो कोयल है, एक एक्स है और एक है बेटा वाई ना। एक की रेडियस है बेटा कितनी है? 16 सेंटीमीटर है, एक की रेडियस है बच्चे कितनी? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लाई इन द सेम वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन ना। कोयल एक्स हैज टर्न्स 20, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितनी बेटा? 20 है। इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? इसमें आपको गिवन नहीं है, इसमें बेटा 25 नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, कोयल नंबर एक के एक्स वाले के पास कितना करंट है? 16 एम्पियर है। दूसरे वाले के पास कितना करंट है बेटा? 18 एम्पियर करंट चल रहा है। ठीक है,
ये दो कोयल आपको गिवन है यहाँ पे डायग्राम ना। द सेंस ऑफ द करंट इन एक्स इज एंटी क्लॉकवाइज, एक्स में करंट चल रहा है बेटा एंटी क्लॉकवाइज और वाई में चल रहा है क्लॉकवाइज। पूछा क्या है आपसे, फॉर एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द कोयल फेसिंग वेस्ट। ओके, जब ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है तो गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कोयल एट देयर सेंटर ना। आप देखो, आपको पता होगा बेटा, आपने बायोट लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी होगी पहले वाली ना, किसी भी करंट कैरिंग कॉइल के जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। देखो बेटा, यदि मैं एक्स वाली कॉइल के केस में बात करूँ, जो मैग्नेटिक फील्ड बना, कितना बना, B1 बना, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r बनता है। इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई n ना, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे पहले वाले केस में एक्स कॉइल की बात करूँ तो दिस विल बी म्यू नॉट n1 I1 बाई में आपका आ जाएगा 2 इंटू R1। आप सारी वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पे। म्यू नॉट की वैल्यू होती है बेटा 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7 इंटू नंबर ऑफ टाइम्स कितनी है 20 है, इंटू आपका करंट कितना है 16 एम्पियर है, डिवाइड में आर 2 इंटू आर कितना है 16 सेंटीमीटर इंटू 10 की पावर माइनस का 2 हो जाएगा। आप बेटा कैलकुलेट करेंगे यहाँ इसी वैल्यू, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड बना एट द सेंटर ऑफ एक्स कोइल के ना, जिसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी आप देखो यहाँ पे करंट है बेटा एंटी क्लॉकवाइज, तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, यदि आप यहाँ पे राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है वो कहाँ जा रहा है, ईस्ट की तरफ आ रही है, अंदर की तरफ ना, मतलब तो टुवार्ड्स ईस्ट लिख देते हैं इसमें, ठीक है। यदि मैं सेम वे में मैग्नेटिक फील्ड निकालू दूसरी वाली कोयल की वजह से, तो बेटा दूसरी कोयल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सेम उसका फॉर्मूला डाल दो यहाँ पे, B2 निकाल लेते हैं। B2 कितना बन जाएगा, N2 म्यू नॉट I2 डिवाइड बाय 2 इंटू R2। सारी वैल्यू जब आप पुटअप करो यहाँ पे, ठीक है बेटा, सारी वैल्यू जब आप पुटअप करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे आप कैलकुलेट करो। तो जब आपके पास N2 पता है, I2 पता है, R पता है, 2 सब कुछ वैल्यू पता है सारी ना, सारी वैल्यू पुटअप करने के बाद तो बच्चे ये फील्ड आएगा 9 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4 टेस्ला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये आएगा वेस्ट की तरफ ना, ये आउटवर्ड आएगा मतलब कि, तो यहाँ आ गया W आगे लिख दे वेस्ट ना। नेट फील्ड निकाल लेते हैं। नेट फील्ड कैसे निकलेगा बेटा, नेट फील्ड का फॉर्मूला आपको पता ही है कि देखो एक इस तरफ है, एक आपका इस तरफ है, तो जो ज्यादा होगा दोनों उसमें से एक दूसरे को माइनस कर दो। अब देखो जरा ज्यादा कौन सा है, जिसकी रेडियस कम होगी बेटा तो उसका फील्ड ज्यादा होगा। अब देखो जरा जो जिसकी रेडियस कम है, रेडियस ज्यादा कम किसकी है, रेडियस है बेटा एक की 16 है, एक की 10 है, जिसकी 10 रेडियस कम है इसका मतलब उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब B2 हमारा ज्यादा है। तो बेटा B2 माइनस B1 कर देंगे आप इसे, तो इस वाले में से इसे आप माइनस कर दीजिए, तो आंसर आ गया 5 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 4 टेस्ला। पाई की वैल्यू भी पुटअप करेंगे तो आप जो है इसका आंसर आ जाएगा बेटा 15.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 टेस्ला, ठीक है बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। डायरेक्शन भी पूछी गई थी, डायरेक्शन कहाँ जाएगा बेटा, देखो जिधर B2 था, B2 किस तरफ है, वेस्ट की तरफ, तो आंसर आएगा टुवर्ड्स वेस्ट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन में इसका और पार्ट देखो, और पार्ट में लिखा है रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर ऑफ साइज 2.5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर कैरीज ए स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है। A straight wire carrying 2 ampere current is kept near the loop as shown in the figure। आपको देखो ये स्ट्रेट वायर है, ये आपका लूप रखा गया है यहाँ पे, ठीक है। If the loop and the wire are coplanar then find the torque acting on the loop ना। देखो बेटा इसका जो जो वायर है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कहाँ बनेगा, आप यदि स्क्रू यूज करते हैं तो यहाँ इनवर्ड आएगा, और इसका एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, वो भी इनवर्ड है। इसका मतलब जो टॉर्क होगा यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, M क्रॉस B होता है, आपने पढ़ा है, और M होता है बच्चे NIA। जिधर एरिया वेक्टर होगा आपका उधर ही आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होगी। तो मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दोनों एक साइड ही, मैं आपको बता रहा था अभी। तो थीटा कितना हो गया 0, तो बेटा ये हो जाएगा MB कोस थीटा, सॉरी MB साइन थीटा, और साइन 0 कितना होता है 0, तो इसका मतलब टॉर्क कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा इसके ऊपर ना। आगे पूछा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द लूप ड्यू टू करंट कैरिंग वायर ना। अब आपको फोर्स निकालना है, तो बेटा देखो आपको आपने पढ़ रखा होगा एक कंसेप्ट की, यदि आपकी जो दो वायर सेम डायरेक्शन में करंट चल रहा हो और उनके बीच में जो है R सेपरेशन है, मान लो एक का करंट I1 है दूसरे का करंट I2 हो, तो उनके बीच में एक फोर्स काम करेगा। जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है उसकी वैल्यू होती है बच्चे म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई R। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज कर लेते हैं। देखो जैसे इस और इस वायर के बीच में ना, यहाँ देख रहे हैं आप, इसमें भी करंट क्लॉक ऊपर है, इसमें भी ऊपर है ना, यदि मैं दोनों वायर
जो 2 सेंटीमीटर पे रखी गई है, दोनों में जो है एक में करंट है बेटा 2 एम्पियर, एक में करंट है बच्चे 1 एम्पियर, ठीक है। दोनों के बीच में फोर्स आपको बताया कि दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में हो, तो दो अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये क्या काम करेगा, इसको अपनी तरफ खींच रहा है। यहाँ से इसका फोर्स निकाल लेते हैं। मान लो F1 फोर्स आ गया, तो फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, म्यू नोट I1 I2 इंटू लेंथ आ जाएगा, ये फोर्स लेंथ को ऊपर ले जाते हैं, डिवाइड बाई 2 पाई इंटू आर, ठीक है बेटा। इनकी वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पे। यहाँ रख लेते हैं म्यू नोट I1 I2 लेंथ डिवाइड बाई 2 पाई इंटू आर, कितना है बेटा इस वाले केस में 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 है। सेम वे में इसके लिए निकाल लेते हैं, इस वायर के लिए। इस बार जो आपका करंट है वो तो 2 एम्पियर था स्ट्रेट वायर में इधर ही, लेकिन जो वायर है यहाँ पे दूसरी साइड है वो कितना है 4 सेंटीमीटर है। इस बार सेपरेशन कितनी हो जाएगी 2.5 प्लस 2, दिस विल बी 4.5 सेंटीमीटर। तो बेटा जो यहाँ फोर्स आया F2 मान लेते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू नोट I1 I2 L डिवाइड बाई 2 पाई, ये आ गया बेटा 1/4.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, ठीक है बेटा। अब आप देख लो जो सा फोर्स ज्यादा होगा उसमें से दूसरे को माइनस कर देंगे, क्योंकि बच्चे आप देख रहे हैं पहले वाला जो केस था हमारा उसमें करंट जो है सेम डायरेक्शन में था, तो जो ये रेक्टेंगुलर जो ये आपकी स्ट्रेट वायर है वो क्या कर रही है, इस वाली कोल को अपनी तरफ खींच रही है, तो इस पे फोर्स पड़ रहा है इसकी टुवर्ड्स द वायर। लेकिन यदि आपका डायरेक्शन करंट अपोजिट है तो क्या करती है, रिपल करती है, तो ये रिपल कर रही है, इस वाले पे फोर्स लग रहा है इस तरफ, इस पे फोर्स लग रहा है इस तरफ। अब नेट फोर्स कहाँ आएगा, जो आपका ज्यादा है उसमें से दूसरे को माइनस कर दो। ज्यादा कौन सा है आपका, जिसकी रेडियस कम होगी, जिसकी सेपरेशन कम होगी वो फोर्स ज्यादा होगा। तो आर कम किस केस में है, पहले वाले केस में, इसका मतलब F1 ज्यादा है। तो बेटा आप क्या करेंगे, पहले में से दूसरे में फोर्स को नेट माइनस कर देंगे, मैग्नीट्यूड देखे तो आपका देखो कॉमन जो है क्या आ जाएगा, म्यू नोट I1 I2 L डिवाइड बाई 2 पाई, इसमें से इसे माइनस कर दो, तो 1/2 इंटू 10 की पावर 2 माइनस का 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। आप यहाँ से सिंप्लीफाई करो तो बेटा आपका आंसर निकल जाएगा। आपका आंसर आना चाहिए 4.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 न्यूटन, ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। और नेट डायरेक्शन किधर आएगी बेटा, जो आपकी स्ट्रेट वायर है उसकी तरफ आएगी, ठीक है, कंडक्टर की तरफ में अट्रैक्टिव आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 28। ये क्या बोल रहा है, टू कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल वन ऑफ स्मॉल रेडियस R2 एंड अदर ऑफ लार्ज रेडियस R1। आपके पास एक ये कंसेंट्रिक कॉइल है, एक की रेडियस मान लो R2 है, दूसरे की रेडियस बेटा कितनी है, ये आपकी R1 है। R प्लेस कोएक्सियली विद सेंटर कोइंसाइड, और R1 जो है ज्यादा है, ठीक है। ऑब्टेन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट, मान लो इसके अंदर पहले वाले के अंदर करंट चल रहा है बेटा, ठीक है, पहले वाले में करंट चल रहा है I1, तो इस करंट की वजह से इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, मान लो इसकी वैल्यू होगी म्यू नोट I डिवाइड बाई 2R, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया था। इस n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो इसमें हम N1 ले लेते हैं, ठीक है, मान लो इसमें N1 नंबर ऑफ टर्न्स है, तो म्यू नोट I1 इंटू N1 डिवाइड बाई 2R1 हो जाएगा आपका जो रेडियस है आपकी, ठीक है। अब ये इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस जो दूसरे वाली कॉइल है आपकी R2 वाली, इसकी रेडियस है, उसके मैग्नेटिक फील्ड इसके एरिया को टच करेगा तो यहाँ फ्लक्स बनेगा, तो बेटा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या आ जाएगा, B इंटू A हो जाएगा। B आपको गिवन है ऑलरेडी, B कितना है हमारे पास, म्यू नोट I1 इंटू N1 डिवाइड बाई 2 इंटू R1, कितने एरिया को टच करेगा बेटा, पाई इंटू R2 का स्क्वायर। लेकिन मान लो दूसरे वाले में नंबर ऑफ टर्न्स N2 हो, तो यहाँ N2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो हमारे पास बेटा फ्लक्स का जो एक्सप्रेशन आया वो आ गया म्यू नोट N1 N2 I1 पाई इंटू R2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2R1, ये आ गया मेरे पास ना। लेकिन मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना था, तो हम क्या करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है कि आपका जो फ्लक्स है डिवाइड बाई करंट कर दीजिए, तो आपका M आ जाएगा, तो इसे I से डिवाइड मार दो, सो I से I1 कट जाएगा ये वाला हिस्सा, तो हमारे पास जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो क्या आ जाएगा बेटा, म्यू नोट N1 N2, एरिया हो गया हमारे पास पाई इंटू R स्क्वायर, पाई इंटू R2 स्क्वायर डिवाइड में आ गया 2 इंटू R1, ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। यदि मान लो यहाँ पे मैं आपसे बोल दूं कि N1 N2 बराबर है, तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, जो रिजल्ट आएगा बेटा वो बन जाएगा म्यू नोट पाई इंटू R2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू R1, ठीक है बच्चे। इतना म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है आपका इस पूरे का सेंटर पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसका और वाला पार्ट देखो क्या लिखा है, रेक्टेंगुलर लूप विच वाज इनिशियली इनसाइड द रीजन
of uniform and time independent magnetic field is pulled out with the constant velocity v as shown in the figure। आपके पास क्या बोल रहा है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड गिवन है ये ना आपको, इसमें ये अपने ये लूप रखा हुआ है, ठीक है, जो कांस्टेंट वेलोसिटी v से बाहर आ रहे हैं। इस केस द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस करंट एंड द पावर डिसिपेटेड एज ए जूल हीट एज फंक्शन ऑफ टाइम। आपको जो है क्या बताना है, आपको मैग्नेटिक फ्लक्स, इंड्यूस करंट और पावर का ग्राफ बनाना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब फिर क्या बोल रहा है दूसरे पार्ट में, इस इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर लूप सर्कुलर लूप इज पुल्ड आउट, do you expect the same value of induced current? Is case the variation of the flux in this case with time justify your answer। यदि आप दूसरे केस में क्या करेंगे, लूप को रिप्लेस करके क्या कर देंगे, आप सर्कुलर लूप ले लेते हैं, तो आपका इस फ्लक्स पे जो है क्या फर्क पड़ेगा वो आपको बताना है, ठीक है। चलो बेटा मैं आपको बता देता हूँ फटाफट, देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें हम कंडीशन क्रिएट कर लेते हैं कुछ अपनी ना, ठीक है। मान लो मैंने आपसे बोला, इस थोड़ा क्वेश्चन को ढंग से समझना, आंसर में तो आपको केवल इसके ग्राफ बनाने हैं बस, लेकिन मैं समझा देता हूँ आपको कि ग्राफ कैसे बनेंगे, ठीक है बेटा। ये और वाला पार्ट है आपको गिवन क्या था, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे आपने लूप रखा हुआ है, ये आपका लूप रखा हुआ है। इसे यदि मैं थोड़ा सा बाहर ले आता हूँ मैग्नेटिक फील्ड से, ये थोड़ा सा कंडीशन दिखाता हूँ, इसकी पूरे की लेंथ तो एल है, मान लो मैं इसे एक्स बाहर ले आया, तो अंदर क्या बचा बेटा, एल माइनस एक्स बचा। इनिशियली जो कंडीशन है, आप जानते हैं कि फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू ए होता है, तो इनिशियली इसकी लेंथ एल थी पूरे की जब वो पूरा लूप के अंदर था, और ब्रेड्थ बी थी, तो बेटा पहले कंडीशन ये वाली थी कि जब वो पूरा लूप के अंदर रखा गया है, ठीक है, तो इसकी लेंथ एल है और ब्रेड्थ इसकी बी है, तो इसका एरिया एल इंटू बी हो जाएगा, तो बेटा ये बन गया बी एल बी, ये आपका फ्लक्स आ गया, ठीक है, दैट इज कांस्टेंट, क्योंकि अभी जो है फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा, ये बाहर निकल रहा है ना, जैसे ये बाहर आएगा तो एट टाइम, एट किसी टाइम पे टी पे देख लेते हैं हम ना, जैसे ये बाहर आया तो इसकी लेंथ में चेंज आया, अब कितना बचा केवल अंदर, एल माइनस एक्स बचा, तो बेटा जो फ्लक्स बनेगा यहाँ पे, तो जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी, फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी इंटू ए आता है, लेकिन ए चेंज हो गया इस बार क्योंकि एल चेंज हो गया, एल माइनस एक्स इंटू बी हो जाएगा। इसे आप सिंप्लीफाई करें, जो आपका फ्लक्स आया बेटा वो बन गया बी एल बी माइनस का बी एल बी एक्स बी, तो ये हमारा फ्लक्स आ गया, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे पूरा फ्लक्स का एक्सप्रेशन लिख दूं कि आपका जब टाइम जीरो है, जब वो लूप अंदर रखा हुआ है, तो आपका मैक्सिमम फ्लक्स वो कितना है, बी एल बी है, लेकिन जब आपका कोई टाइम है टी इजकल टू टी पर ना, तो जो आपका फ्लक्स है वो कितना बन जाता है बेटा, बी एल बी माइनस का बी एक्स बी, और x को यदि डिस्टेंस को वेलोसिटी की फॉर्म में लिखे तो बेटा ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा, तो इसे हम जो है ये भी लिख सकते हैं बी एल बी माइनस का वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा वी टी इंटू बी, ठीक है, इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ। तो ये फ्लक्स का हो गया, इससे हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब देखो अगली बात, यदि मैं यहीं से ईएमएफ बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे को ईएमएफ का ग्राफ चाहिए, ईएमएफ क्या हो जाएगा हमारा, ये होता है माइनस का डी फाइव बाई डी टी, ईएमएफ की इक्वेशन आपको डी फाइव बाई डी टी है, पहले वाले में तो फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब जीरो हो जाएगा, टी इज इक्वल टू जीरो के लिए। तो यदि मैं दूसरी कंडीशन में बात करता हूँ इस वाले में, इसे आपने डिफरेंशिएट मार दिया तो जो फिक्स वैल्यू है बी एल बी वो तो जीरो हो जाएगा, दूसरे वाले का इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा बेटा बी वी टी का वन हो जाएगा, तो बी वी बी बन गया हमारे पास, ठीक है। तो ईएमएफ कितना आ गया हमारा, बी वी हो गया, इसके लिए भी आप जो है एक्सप्रेशन लिख लेते हैं फटाफट से, तो क्या बन जाएगा, जब आपका टाइम जीरो है तो बेटा ईएमएफ की वैल्यू जीरो है, जब आपका टाइम जो है टी हो गया तो जो आपका ईएमएफ है वो कितना हो गया, बी वी बी हो गया, ठीक है, ये आपका ईएमएफ आ गया। यदि मैं पूछूं यहाँ पे करंट कितना चल रहा है, तो यहाँ से आप करंट भी निकाल सकते हैं, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, तो जो वोल्टेज है बी वी वी डिवाइड बाई आर आ गया, ये हमारा करंट भी आ चुका है, ठीक है बेटा। तो ई का अगर आप यहाँ से बनाएंगे, फाई का अगर आप यहाँ से बनाएंगे, इसके बाद यदि पावर की बात करें तो पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट, तो पावर का फटाफट से बना लेते हैं, तो पावर क्या बन जाएगा बेटा, देखो इनिशियली करंट वोल्टेज तो जीरो है टी इक्वल टू जीरो पे, सो टी इक्वल टू जीरो पे वोल्ट पावर भी जीरो हो जाएगा आपका, लेकिन यदि टी इक्वल टू टी पे बात करें किसी टाइम पे, तो जो आपका पावर वोल्टेज है वो कितना है, बी एल बी वी बी है हमारा, इनटू इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे बी वी बी अपॉन में आर से, ठीक है बेटा। तो ये आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा। अब यदि पावर के साथ में हीट भी बना दूं यहाँ पे ना बेटा, तो हीट क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम होता है, तो हीट के लिए एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, जब टाइम जीरो है
तो ऑलरेडी पावर तो जीरो है, तो भाई बेटा हीट भी जीरो हो जाएगी। लेकिन जब आप दूसरे टाइम पे निकाल रहे हैं तो जो भी आपकी पावर थी उसमें आप सीधा क्या करेंगे, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। अब फटाफट से ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो यदि फ्लक्स का ग्राफ बनाया जाए तो फ्लक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, आप यहाँ यही बना देता हूँ साइड में। ये आपका टाइम है, ये आपका बेटा फ्लक्स है। तो इनिशियली जब एक टाइम आता है जब ये बाहर निकलना शुरू होता है, और वो टाइम कौन सा है, एल अपॉन वी वाला ना। जैसे जैसे उसकी वो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ना, तो यहाँ तक बेटा एक कांस्टेंट है। उसके बाद धीरे धीरे ये जो है, जैसे आपका एक टाइम टी आया वो घट के कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये तो आपका फ्लक्स का ग्राफ आ गया। यदि आप बनाओ ई एम करंट के साथ में ग्राफ ना, करंट का ग्राफ कैसे बनेगा, करंट का ग्राफ भी पूछा गया था, तो आप कैसे बना देंगे बेटा। देखो करंट तो आपका कांस्टेंट है, जब तक आपका ये टाइम है यहाँ पे ना, इस टाइम तक जब आपका एल अपॉन वी है, यहाँ तक तो कोई करंट नहीं चल रहा। उसके बाद आपका करंट चलता है, ठीक है। क्योंकि आपका जैसे ही वो क्या करेगा, फ्लक्स में चेंज आएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। तो बेटा यहाँ तक, इस टाइम तक जो आपका टी टाइम है, यहाँ तक आपका करंट का ग्राफ ऐसे बन जाएगा। पावर का बनाऊं तो जैसे देखो बेटा, जैसे करंट का वैसे सेम पावर का बन जाएगा ग्राफ ना, तो यहाँ पे आप पावर में लगा देते ब्रैकेट में, तो बेटा आई और पी का ग्राफ सेम बन जाएगा ऐसे ही, ठीक है। यदि मैं हीट का ग्राफ बनाऊं तो हीट का बेटा पावर टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपका ग्राफ ऐसे ही बनेगा, क्योंकि यहीं से हीट जनरेट होगी इस टाइम से ही ना। जो आपका क्या था, एल अपॉन वी था, और कहाँ तक, जो आपका जब ये पूरा बाहर आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये टाइम हो गया, ये आपका हीट हो गया। ये ग्राफ इसमें जो पूछे गए थे आपसे ना, इसी में एक क्वेश्चन हो रहा है ये वाला, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर है 13 क्वेश्चन है बेटा, ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आ सकता है, देखो समझ लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन emitted when a hydrogen atom be excite from level n2 n-1। ये बोल रहे हैं कि आपको जो है n से n-1 पे आप उसे लेके आ रहे हैं, तो उसकी फ्रिक्वेंसी के लिए आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। तो बेटा यहाँ कर देता हूँ इस क्वेश्चन को मैं ना, थोड़ा सा स्पेस कम है। कहाँ लेके आ रहे हैं बेटा, n से हम से n-1 पे लेके आ रहे हैं। आपको पता है बेटा फ्रीक्वेंसी का बेसिक एक्सप्रेशन क्या होता है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन होता है बच्चे 2 पाई स्क्वायर एन के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पावर 4 डिवाइड बाई एच क्यूब। क्योंकि यहाँ सी आज की बात है, तो यहाँ पे 1 अपॉन लैम्डा होता है, ठीक है बेटा। यह आता है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये पूरा आर हो जाता है, इनमें बता देता हूँ। ऐसे आपने ये एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, देखो आर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर ना। और 1/लैम्डा को लिख सकते हैं बेटा हम सी इंटू न्यू। क्या लिख सकते हैं, वन सी इज इक्वल टू होता है न्यू इंटू लैम्डा। तो 1/लैम्डा हो जाएगा बेटा न्यू अपॉन ये सी। सी यहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो जो न्यू है वो बन जाएगा सी इंटू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस का 1/n2 स्क्वायर। आर की वैल्यू पुट अप करो, सी से सी कट जाता है, तो ये एक्सप्रेशन हमारा आ जाता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या बोला इसने, एन को रिप्लेस कर दो n-1 से। तो n1 जो है हमारा इनिशियली क्या है, n-1 है जहाँ पे आ रहा है, और n2 क्या है, कहाँ से आ रहा है, n से आ रहा है। इन वैल्यू को आप यहाँ पुटअप करो। जब आप ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो बेटा जो फ्रीक्वेंसी आएगी आपकी, वही डेरिवेशन मांग रहा था ये, तो उसकी वैल्यू कैलकुलेशन के बाद जब आप पुटअप कर देंगे तो बेटा ये वैल्यू आएगी। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पावर 4 डिवाइड बाई एच क्यूब। ये बन गया बेटा 2n-1 डिवाइड में आ जाएगा n-1 का स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा फ्रीक्वेंसी का। इतना पूछा गया था क्वेश्चन में। अब क्या पूछा गया है, आगे भी पूछा गया है, आल्सो शो दैट फॉर ए लार्ज वैल्यू ऑफ एन दिस फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब बताना है आपको, यदि हम इसको लार्ज वैल्यू ऑफ एन के लिए देखें, मतलब यदि हम एन की वैल्यू बढ़ा दें, तो बेटा लार्ज वैल्यू ऑफ एन के लिए क्या हो जाएगा, 4n मच मच ग्रेटर देन, तो जो 2n-1 है वो नियर अबाउट हो जाएगा 2n के, और जो n है n-1 है वो नियर अबाउट किसके हो जाएगा, n के हो जाएगा, ठीक है बेटा। इस चीज को यहाँ अप्लाई करो। जैसे आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे, जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास वो क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पावर 4 डिवाइड बाई एच क्यूब। मल्टीप्लाई में आ गया हमारे पास 2n डिवाइड बाय एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा जो हमारे पास वैल्यू आ गई, ये आ गई बच्चे 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर
ई पावर 4। यदि हाइड्रोजन के लिए देखें तो जेड की वैल्यू 1 पुट अप कर देंगे, तो ये आगे बेटा एन क्यूब एच क्यूब। ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई ना। अब पूछ रहा है कि जो ये फ्रीक्वेंसी आई है वो क्लासिकल थ्योरी के बराबर होती है, कि जो फ्रीक्वेंसी होती है आपने फ्रीक्वेंसी का नॉर्मली पढ़ रखा है। फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है हमारी v अपॉन में 2 पाई आर। ठीक है बेटा, इसे आप पुट अप कर देंगे यहाँ पे। आपको पता है ना फ्रीक्वेंसी कैसे आती है ये वाली। ठीक है, देखो आप जानते हैं 2 पाई क्या होता है बेटा? 2 पाई अपॉन में ओमेगा होता है टाइम पीरियड ना, तो 2 पाई अपॉन में v होता है बेटा आर ओमेगा। ओमेगा ऐसे निकाल लो तो हो जाएगा v अपॉन आर। तो टाइम पीरियड क्या हो गया? 2 पाई आर अपॉन में v, तो फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा हो जाएगा, v अपॉन में 2 पाई आर। v की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दो, जो बेसिक जो वेलोसिटी एक्सप्रेशन होता है। वेलोसिटी एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा? एन एच अपॉन में 2 पाई m इंटू आर होता है। डिवाइड में डाल दो आप 2 पाई आर, आर की वैल्यू डाल दो यहाँ पे। आर होता है बेटा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एम के जेड स्क्वायर। जेड की वैल्यू 1 कर दी, यहाँ पे भी जेड की वैल्यू 1 कर रखी है, ऊपर वाले में भी एम के ई स्क्वायर। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट करो तो जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगी बेटा वो भी सेम एग्जैक्टली जो हमने ये निकाल रखी है इसकी सेम आ जाएगी। 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई पावर 4 डिवाइड बाई एम क्यूब एफ क्यूब। ठीक है बेटा, ये इसका करेक्ट आंसर था। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आने का चांस है। ठीक है बेटा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहे हैं? इस क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्लेन हाउ द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इन ए पीएन जंक्शन डायोड चेंजेस व्हेन द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायसिंग। ये आप आसानी से लिख सकते हैं बेटा, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि आपका जो फॉरवर्ड बायसिंग होती है, जो डिप्लीशन विड्थ है उसमें क्या होता है, वो घटने शुरू हो जाती है और एक टाइम आता है कि वो जो है वैनिश हो जाती है। और जो फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर जो सेमीकंडक्टर है वो एज ए कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। ठीक है बेटा, रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है और यहाँ पे आप दोनों में जो है वी कैरेक्टरिस्टिक भी बना देंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर अब आगे बेटा 5 मार्क्स वाला पार्ट। ठीक, सेक्शन डी। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डेरिवेशन होगा वो मैं सब छोड़ दूंगा, केवल न्यूमेरिकल से वो समझा दूंगा, क्योंकि बेटा डेरिवेशन आप इजीली कर सकते हैं, उसमें टाइम वेस्टेज होगा। ठीक है, सुनो। लिखा है शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन बार एन कैप, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एन इज दिस ना। तो आपका देखो ये बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इसे आप वहां से कर सकते हैं बड़ा इजीली। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आओ। इसका सेकंड पार्ट देखो, रिपीट ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। देखो बेटा ये आप मैं बता देता हूँ, तो बोल रहा है कि शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है वो आपको बनाना है डिस्टेंस के साथ। तो बेटा आपने पढ़ा होगा एक किसी भी शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये तो आर पे डिपेंड ही नहीं है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। तो ये आर है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आओ। और वाला पार्ट देखो इसका। ठीक है, और में क्या बोल रहे हैं? स्टेट गोस लो। गोस लो आप आसानी से बता देंगे कि गोस लो क्या होता है, किसी भी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स लीकेज आउट हो रहा है, तो ये उसकी वैल्यू होती है क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन इनटू टोटल चार्ज इतना अंदर रखा होगा। शो विद द हेल्प ऑफ सुटेबल फिगर द outward flux due to a point charge q in the vacuum with Gaussian surface is independent on its size and shape। मतलब आपको बेसिकली क्या करना है कि जो आपकी शेप है ना, जैसे मान लो आपको इसमें गॉस थ्योरम को प्रूव करके दिखाना है कि उसमें शेप पे साइज पे डिपेंड नहीं करता, केवल वो चार्ज पे डिपेंड करता है। तो मतलब आप यहाँ क्या करेंगे बेटा, गॉस का जो प्रूफ है ना, गॉस थ्योरम का प्रूफ है वो आप यहाँ करके दिखा देंगे। ठीक है बच्चे, सेकंड क्वेश्चन पे आओ। लिखा है figure shows 3 point charges 2q minus q and 3q are charges this and this are located within the surface। दो चार्जेस तो बेटा सरफेस के अंदर है, एक बाहर है। ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस कॉन्फ़िगरेशन। देखो बेटा ये सेम क्वेश्चन इसी गॉस थ्योरम पे बेस है। आपसे पूछा है कि इससे कितना फ्लक्स होगा, तो बेटा फ्लक्स क्या होता है, जितना चार्ज अंदर रखा हो डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज अंदर कितना है 2q माइनस q, q बच गया डिवाइड बाई एप्सिलॉन। इसका आंसर क्या आ जाएगा? q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, ये मैं केवल डायरेक्शन इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आप इसे खुद से प्रैक्टिस कर सके। मैं यहाँ ड्राइव करके दिखाऊंगा तो बेटा मेरे हिसाब से वो टाइम वेस्टेज होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 32, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिक्रीज हाई वोल्टेज एसी इनटू लो वोल्टेज एसी। बेटा ये क्या होता है? ये आपको पता है ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर ही क्या काम करता है, हाई को लो करता है और लो को हाई करता है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप जो है क्या करना है, ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम बनाना है, ठीक है, स्टेप अप और स्टेप डाउन जो मर्जी हो वो बना देना है, ठीक है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी लिखना है कि कैसे काम करता है ये। यदि आपको ये नहीं पता है, आपने ये डिवाइस की मेरी वीडियो नहीं देखी है, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है बेटा, इसमें और डिवाइस उसके अंदर है, जितने भी आपके टोटल 12th में डिवाइसेज है, आई थिंक 8 डिवाइस टोटल है आपकी, वो सारे के सारे मैंने उस वीडियो के अंदर कवर कर रखे हैं। यदि बेटा आप उस वीडियो को कवर कर लेते हैं तो बहुत इजीली आपके 8 से लेके 10 मार्क्स उन डिवाइसेस से बच जाएंगे पेपर में। क्योंकि बच्चे हर बार क्या होता है 2 से 3 डिवाइसेस आपके पेपर में पूछ जाते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है या कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, दोनों में से एक पक्का आता है। हाँ तो दोनों ही आते हैं और में, लेकिन एक पक्का आएगा, ठीक है ना। जैसे आपका ट्रांसफॉर्मर है, जनरेटर है आपका, ठीक है, ऐसी चीजें, वो सारी चीजें बेटा, जैसे रेक्टिफायर है, हाफ वेव, फुल वेव, वो सब उसमें कवर है। तो यदि आपने वो वीडियो देख ली तो बेटा 8 से 10 मार्क्स आपके पक्के हैं, ठीक है। उसका लिंक जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आगे लिखा है राइट 4 सोर्स ऑफ एनर्जी लॉस इन दिस डिवाइस, ये भी मैंने वहाँ बता रखा है कि 4 तरह के आपके एनर्जी लॉस होते हैं, ठीक है बेटा। एक फ्लक्स लीकेज है, एक कॉपर लॉस है आपका, वो सब चीजें आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ठीक है बेटा, सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, a स्मॉल टाउन विद ए डिमांड ऑफ 1200 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एट 220 वोल्ट इज सिचुएटेड 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक प्लांट जनरेटिंग पावर एट ए 440 वोल्ट ना, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द टू वायर लाइन कैरीज पावर इज 0.5 ओम पर किलोमीटर। द टाउन गेट्स द पावर फ्रॉम द लाइन थ्रू ए 4220 वोल्ट step down transformer at a substation of the in the town, estimate the line power loss in the form of heat। आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है बेटा कि एक स्मॉल टाउन है जिसको जरूरत है कितने की, 1200 किलोवाट की ना, ठीक है, एट ए पावर ऑफ 220 वोल्ट पे चाहिए इसे, जो इज सिचुएटेड 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक प्लांट। एक यहाँ प्लांट है जो कितनी दूरी पे है इससे, 20 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, जहाँ पे जो पावर का जो सोर्स है वो 440 वोल्ट है, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, दो वायर है, एक ये जाना एक आना, ठीक है, दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो 0.5 ओम पर किलोमीटर के हिसाब से रेजिस्टेंस है आपका, ठीक है। तो आप पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो यहाँ पे कि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा इसका लाइन का ना। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, 20 जाना 20 आना 40 किलोमीटर हो गया, इंटू 1 पर किलोमीटर 0.5 है, इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया बेटा, 20 ओम हो गया आपके पास ना, ठीक है। अब आपको यहाँ जो टाउन को जो गेट से पावर कितने पे चाहिए, 4000 वोल्ट पे चाहिए ना। तो आप जो है यहाँ से पावर निकाल लो फटाफट से। एक बार देखो, पावर आपको पता है वोल्टेज इंटू करंट है ही। यदि मैं ऐसे करंट निकाल लेता हूँ तो करंट क्या बन जाएगा बेटा, पावर अपॉन में आ जाएगा, सॉरी, वोल्टेज इंटू करंट है तो बेटा आप यहाँ से यदि करंट निकालेंगे तो पावर अपॉन में वोल्टेज आ जाएगा। और पावर कितनी है आपके पास, 1200 है किलो वोट ना, इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई वोल्टेज कितने पे चाहिए, 4000 ना। ये 1 2 3 ये कट गया, 4 की 12 तो कितना हो गया बेटा, 300 एम्पियर करंट ना। करंट आपका निकल गया। आपसे पूछा गया था कितना, पावर लॉस ना। तो पावर लॉस क्या हो जाएगा, या मतलब बेसिकली पावर या हीट निकालेंगे टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पावर निकाल लो तो आई स्क्वायर आर कर देते हैं, तो आई हमारे पास आई गया, 3 3 9 20 40, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20 ओम आया था, इसे आप मल्टीप्लाई कर दो तो बेटा आ गया 1800 किलो वोट। तो इतना पावर का लॉस होगा आपका, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इसका देखो बेटा और वाला पार्ट क्या बोल रहा है, ए डिवाइस एक्स इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। द वेरिएशन ऑफ द वोल्टेज करंट एंड पावर इन द वन साइकिल इज शोन इन द फिगर ना। आपके पास देखो यहाँ फिगर बना रखा है, ए बी सी 3 ग्राफ है आपके पास ना। आपको पहचानना है बेटा तीनों ग्राफ में से ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी क्या है और सी क्या है, और ये डिवाइस कौन सा है। देखो पहली बात तो आप ये देखो कि वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी आगे बने, तो आपका जो वोल्टेज है वो कैसा है, एसी वोल्टेज है, E इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है बच्चे। अब देखो आप जरा, ये जो यहाँ पाई यहाँ लिखा है, पाई यहाँ लिखा है बेटा 2 पाई ना, तो एक साइकिल पूरा कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। और साइन का ग्राफ कैसे बनता है, 0 से शुरू होता है, और एक साइकिल पूरा किस में हो रहा है, ए में, बी में या सी में। देखो ये बी में हो रहा है पूरा ग्राफ ना, इसका मतलब जो बी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी का बेटा क्या हो गया, वोल्टेज हो गया, और बी से आगे है आप देख रहे हैं करंट ना। करंट देखो सेम फेज डिफरेंट फेज में है, थोड़ा 90 डिग्री आगे है करंट ना, लेकिन आपका साइकिल जो है पूरा 2 पाई पे हो रहा है इसका मतलब। तो यहाँ पे जो ए वाला पार्ट है, सॉरी ए नहीं, जो बेटा सी है ना, वो सी क्या बन जाएगा आपका, करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड किसका है, आपका ए का है, इसका मतलब ए पावर हो जाएगा, करंट का स्क्वायर पावर में आ जाएगा। पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर।
तो बेटा हमारा जो ए है वो क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो करंट है वो कितना आ गया, π/2 आ गई। करंट मतलब आगे है एज कम्पेयर टू वोल्टेज की ना, तो इसका मतलब डिवाइस कौन सा हो जाएगा, तो डिवाइस हो गया बेटा कैपेसिटर ना। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर ही क्या होता है, करंट लीड करता है एज कम्पेयर टू वोल्टेज के। तो ये मैंने बता दिया आपको। सेकंड पार्ट लिखा है हाउ डज इट्स इम्पीडेंस वेरी विद द फ्रीक्वेंसी। बेटा जो कैपेसिटर के अंदर जो इम्पीडेंस होता है जो एक्स होता है पोजीशन, वो क्या होता है 1/ओमेगा सी। फ्रीक्वेंसी में लिख दो ट्वाइस पाई न्यू इनटू सी। तो ये कैसे कर रहा है, इनवर्सली है, तो बेटा ग्राफ कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी है, इसका पोजीशन है, शो ग्राफिकली, तो ये ग्राफिकली हो गया। ठीक है, और ये लिखा है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द करंट इन द सर्किट एंड इट्स फेज रिलेशन विद द एसी वोल्टेज। आपको यहाँ पे करंट के साथ ना इसका वोल्टेज का रिलेशन बताना है, मतलब बेसिकली आपको ये बताना है कि कौन लीड कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो जो करंट का एक्सप्रेशन है यहाँ पे वो करना है, I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। बेटा ये भी आपको डेरिवेशन है। यदि आपको ये नहीं आता है तो मैंने इस चैप्टर की भी पहले 7 चैप्टर की डेरिवेशन की वीडियो डाल रखी है, वहां से आप इजीली इसको देख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये चैप्टर नंबर 7 का डेरिवेशन है, जिसमें आपको करंट की वैल्यू निकालनी है इन केस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 33, ये क्या बोल रहा है, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय ए थिन डबल कन्वेक्स लेंस हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 एंड r2। आपके पास जो है एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका है R1 और R2 वाला। ठीक है बच्चे, इसकी जो है एक तरफ की रेडियस ऑफ कर्वेचर जो R मान लो R1 है आपका, एक तरफ वाला क्या है R2 है। Hence derive the lens maker formula for a double convex lens, state assumption made and sign used ना। यहाँ पे आपको डेरिवेशन ही करना है किसका, लेंस मेकर फॉर्मूला का, जो कि क्या होता है 1/f इक्वल टू होता है बेटा म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करना है, इसको ड्राइव करके दिखाना है आपका। इसकी तो सीधा डेरिवेशन है, तो इसे भी आप इजीली अपने हिसाब से कर लेंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, यदि आपने ये भी नहीं किया है तो बेटा मैं अभी 1-2 दिन के अंदर अंदर अभी डेरिवेशन की सेकंड जो वीडियो वो है ना आपकी बुक, उसके सारे डेरिवेशन की वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। उसमें से आप जो है इजीली देख सकते हैं, उसमें सारे वेव ऑप्टिक्स और आपका जो लास्ट के 4 चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स के, उसमें से केवल 2 ही डेरिवेशन है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में केवल 3 डेरिवेशन है एटम चैप्टर से रिलेटेड ना, वो डेरिवेशन उसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है बेटा, तो वहां से आप उसे समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, एक कन्वर्जिंग लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर इन एयर। आपकी फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। इट इज मेड ऑफ मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है ग्लास का कितना है, जिसका बना हुआ है 1.6 है। तो बेटा यदि मैं फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगा दूं तो क्या होता है, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। पहली कंडीशन लगाए थे किसमें, एयर में रखा गया है, तो बेटा ये हो गया 1/20 इक्वल टू 1.6 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। पहले इक्वेशन में आ गई हमारे पास। फिर बोला इफ इट इज इमर्ज इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3। आपने क्या काम करा, ये आपके पास लिक्विड है, ये इसे आपने यहाँ पे ग्लास को डुबो दिया इस लिक्विड के अंदर। अब रेज का जाएगी बेटा मीडियम से ग्लास में जाएगी, फिर फोकल लेंथ बताना है कितना हो जाएगा, तो 1/f मान लेते हैं, 1/f हो जाएगी। अब तो आप ग्लास कहाँ जा रही है, अरे अरे बेटा मीडियम टू ग्लास जाएगी, तो ग्लास का ऊपर आ जाएगा। ग्लास का कितना था 1.6, डिवाइड में आ गया बच्चे 1.3 माइनस 1। रेडियस ऑफ कर्वेचर पे चेंज नहीं आएगा, 1/r1 माइनस 1/r2। दोनों इक्वेशन को डिवाइड मार दो आपस में, ये पूरा टर्म कट जाएगा, f घूम के बेटा ऊपर आ जाएगा, f'/20 इक्वल टू, यहाँ इनका एलसीएम ले लो। जब इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप बड़ा इजीली इसको सिंप्लीफाई करके जो है बेटा सोल्व कर सकते हो। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगा 52 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो जो f' की वैल्यू आएगी फोकल लेंथ वो कितनी आ जाएगी, 52 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर इसका और पार्ट देखो बेटा, लिखा है कंसीडर ए पॉइंट एट ए फोकल पॉइंट ऑफ द कन्वर्जेंट लेंस ना। आपको जो है एक कन्वर्जेंट लेंस है जो कन्वर्ज कर रहा है, मतलब कि बेसिकली आपका एक कॉन्वेक्स लेंस लगा रखा है, इसके फोकस पे एक पॉइंट रखा गया है, ये फोकस पे एक पॉइंट हो गया। तो यहाँ से रेज कैसे निकलेगा, एक रे ये रही, एक रे ये रही, एक रे ये रही। ठीक है, ये क्या काम करेगा बेटा, ये सीधी जाएगी इसमें, ये सीधी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देगा। अब क्या बोल रहा है आगे, आगे बोल रहा है कि अनदर कन्वर्जेंट लेंस ऑफ द फोर्थ फोकल इज प्लेस ऑन द अदर साइड। यहाँ पे इसने एक और लेंस रख दिया अपना। अब क्या काम करेगा, ये यहाँ सीधी रेस में जा रही है, फिर से दोबारा से फोकस पे कन्वर्ज कर देगा, ये चला गया यहाँ पे। व्हाट इज द नेचर ऑफ द वेव फ्रंट इमर्जिंग फ्रॉम द फाइनल इमेज। देखो बेटा डॉट बन रहा है, पॉइंट साइज का मतलब वेव फ्रंट कैसे बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्वेश्चन में आगे लिखा है why are the coherent source necessary to produce a sustained interference pattern।
देखो बेटा, हमें जो है कोहेरेंट सोर्स क्यों चाहिए ना, क्योंकि देखो कोहेरेंट सोर्स से क्या होता है कि जो आपकी इमेजेस है ना, जो आपकी पोजीशन होती है मिनिमम और मैक्सिमम वाली, वो जो है टाइम वेरी नहीं होती, मतलब आपकी कांस्टेंट रहती है ना। यदि आप जो है सस्टेन इंटरफेरेंस चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि इनकोहेरेंट सोर्स आपका हो गया मान लो, तो उसमें क्या होगा, आपकी जो इमेज है ना, आपको इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि वो टाइम के साथ आपकी चेंज होती रहेगी ना। तो इसलिए हमें कोहेरेंट सोर्स चाहिए, ठीक है। कोहेरेंट सोर्स इसलिए चाहिए कि आपकी जो इमेज जो आपका पैटर्न बनता है वो मैक्सिमम मिनिमम वाला, वो टाइम के साथ चेंज ना हो। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, बिकॉज द पोजिशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा डज नॉट चेंज विद द टाइम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, थर्ड वाला पार्ट। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थ्री रेज, एक दो तीन, तीनों का बेटा अलग अलग आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है। इसका है 1.39, इसका है बच्चे 1.47, इसका है 1.52। फाइंड विच ऑफ द these ray get internally reflected and gets only reflected from AC, ट्रेस द पाथ ऑफ द रे, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है इसमें से जब सारी ये यहाँ टकराएगी, ये यहाँ टकरा गई, ये यहाँ टकरा गई, ये यहाँ टकरा गई ना, तो इस फेस पे जाने के बाद कौन सी रे आपकी टीआईआर करेगी, कौन सी रे आपकी कहाँ जाएगी, वो बताना है। तो बेटा देखो, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या काम करेंगे, यहाँ पे हर रेस का अपना अपना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन है, ठीक है, अलग अलग ना। आपने क्या काम करा, देखो आप जानते हैं बेटा, यदि आई की वैल्यू ग्रेटर देन आई सी हो जाए तो टी आई आर होता है, टेकिंग साइन ऑफ बोथ साइड, साइन आई ग्रेटर देन साइन आई सी हो जाएगा, तो ये टी आई आर होगा। यदि मैं इसको 1/sin i कर देता हूँ तो बेटा ये 1/sin i लेस देन हो जाएगा, ठीक है, तो टी आई आर होगा। और 1/sin i क्या होता है, म्यू होता है, तो बेटा म्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1/sin i हो गया। आई की वैल्यू आप देख रहे हैं इन ईच केस, यहाँ पे नॉर्मली आपका ये रहेगा, तो हर केस में जो ये एंगल है इंसिडेंट एंगल, वो कितना हो जाएगा, जितना ये एंगल होता है। तो बेटा एंगल ऑफ ये कितना हो गया, 45, इसका मतलब म्यू ग्रेटर देन 1/sin 45, और साइन 45 की वैल्यू होती है बच्चे 1/√2, तो न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 से ज्यादा है ना। और √2 कितना होता है बेटा, 1.414। मतलब कहने का क्या है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414 से ज्यादा होगा, वो रे क्या काम करेगी बेटा, टीआईआर करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, ठीक है। अब देखो जरा, तो ये सेकंड रे है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.47 है, तो ये रे बेटा अंदर ही आ जाएगी, टीआईआर करेगी, ठीक है। 4 to 52 है, ये भी अंदर आ जाएगी। और जो ये रे है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ये बाहर जाएगी, तो जब ग्लास से एयर में जाती है तो रे क्या जाएगी बेटा, रे अवे फ्रॉम द सेंटर चली जाएगी, ये नॉर्मल है, इससे दूर चली जाएगी, कैसे आ जाएगा, ठीक है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस बन जाएगा, तो ये इसका डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, अब आगे बेटा सेक्शन नंबर डी। सेक्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, इसमें 5 मार्क्स, वो ये आपके केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन है। देखो फटाफट से, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। फिर बेटा ये आप आसानी से कर सकते हैं अपने आप से ना, कि ईएमएफ क्या होता है या टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। देखिए बेटा, टर्मिनल वोल्टेज होता है आपका दो टर्मिनल्स के बीच का वोल्टेज ना, ठीक है। ईएमएफ क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द सेल ना, जो सर्किट का मैक्सिमम वोल्टेज होता है वो आपका होता है ईएमएफ, ठीक है। दूसरी बात कि जो आपका ईएमएफ है वो आपको कब मिलता है, जब आपका सर्किट ओपन रहेगा ना, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, E माइनस आई आर, आपने सुना है। यदि मैं I को 0 कर दूं तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपका टर्म V होगा वो क्या होगा, E के बराबर आ जाएगा ना। तो ईएमएफ कब मिलेगा आपको, जब आपका सर्किट ओपन रहेगा। और टर्मिनल वोल्टेज कब मिलेगा बेटा आपको, जब आपका सर्किट कैसा रहेगा बच्चे, क्लोज रहेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखो, टू आइडेंटिकल सेल ईच ऑफ ईएमएफ E हैविंग नेग्लिजिबल इंटररेक्शंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर, व्हाट इज द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस ना। अब क्या कर रखा है इसने, पैरेलल में जोड़ रखा है, तो बेटा पैरेलल में क्या होता है, जो आपका E इक्विवेलेंट आएगा वो कितनी हो जाती है, उसकी वैल्यू यहाँ पुट अप कर दो। आपके पास कैसे है, ऐसे है एक तरह से ना, ये मान लो एक सेल ये रही, दूसरी सेल आपकी ये रही बेटा, ये ऐसे जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। यहाँ बोला है नेग्लिजिबल इंटर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड ना, एक का E1 है, एक का बेटा क्या है, E2 है। यदि आपने पैरेलल में जोड़ दिया है तो इनका E इक्विवेलेंट को मान लेते हैं हम E हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज तो सेम होता है, तो इनका बेटा जो E इक्विवेलेंट है वो तो E आ गया। तो जो करंट निकलेगा यहाँ से, करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, तो E इक्विवेलेंट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस क्या है, R अपॉन, आपका R हो गया एक्सटर्नल वाला रेजिस्टेंस प्लस साथ में इंटरनल, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा E अपॉन में R, ये तो 0 है तो दिस विल बी E अपॉन में R, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द सेल हैज एन ईएमएफ ऑफ 4 वोल्ट एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल इज 0.2 ओम ना। आपको यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू पता है 4 वोल्ट है, ठीक है। और आपका जो सेल का रेजिस्टेंस है R की वैल्यू जो बेटा वो है 0.2 है। इफ दिस इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस कैपिटल R की वैल्यू पता है 3.8 है,
आपसे पूछा क्या, कैलकुलेट द टर्मिनल वोल्टेज, बेटा ये इजीली आप निकाल सकते हैं सीधा ना, वी की वैल्यू निकालनी है तो वी इजकल टू ई माइनस आई आर, इस फॉर्म से आप निकाल लेंगे। तो पहले आपको आई चाहिएगा, तो आई के लिए आप क्या काम करेंगे, आप करंट निकाल लो, करंट क्या होता है ई अपॉन आर प्लस आर, यहाँ से आप आई निकालेंगे, इसे यहाँ पे सब करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा जो इसका आंसर आना चाहिए आपका, आई थिंक ये आना चाहिए 3.8 वोल्ट। ठीक है बच्चे, इसका और वाला पार्ट देखो बेटा, और वाला पार्ट क्या बोल रहा है, फॉर ए सेल द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 3.6, आपको वोल्टेज पता है कितना है, 3.6 है। वैन सर्किट इज ओपन, इसका मतलब ये आपका ईएमएफ है, तो ईएमएफ हमारा कितना हो गया 3.6 है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस टू 3 वोल्ट ना, यदि आप क्या कर देंगे इसको जो है 3 वोल्ट कर देते हैं। व्हेन सेल इज कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम ना, आपके पास जो आर की वैल्यू पता है 5 ओम है, आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द इंटर रेजिस्टेंस, आर की वैल्यू बतानी है। इसमें फिर से आप सेम फॉर्मूला लगा देंगे बेटा, देखो आपको पता है, पहले आप आई निकाल लीजिए, आई इजीली निकल जाएगा, वी अपॉन आर हो जाएगा, तो वी की वैल्यू कितनी बता है 3/5 हो गया ये तो हमारा। ठीक है, आर यहाँ से निकालेंगे, v इजकल टू ई माइनस आई आर, से आप आर निकाल लो। सो बेटा आई आर इजकल टू हो गया ई माइनस वी, आर इजकल टू हो गया बच्चे ई माइनस वी अपॉन में आई। सारी वैल्यूज पता है, आराम से वैल्यू पुटअप करो, तो बेटा आंसर आएगा 1 ओम। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला वाला क्या बोल रहा है, केस बेस्ड स्टडी, ये बोल रहा है बेटा देखो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न पे बेस है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द पेनिट्रेशन ऑफ लाइट इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिक शेडो कॉल्ड ना, ये बोल रहा है कि जब आपकी लाइट जो है वो पेनिट्रेट कर जाती है शेडो रीजन की तरफ, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बेटा डिफ्रैक्शन बोलते हैं इसे ना। ठीक है, क्योंकि डिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जो लाइट है वो बैंड हो जाती है किसकी तरफ, कॉर्नर्स की तरफ ना। ठीक है, बोथ लाइट एंड साउंड वेव प्रोड्यूस डिफ्रैक्शन। ठीक है, व्हाई इट इज मोर डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन विद द लाइट वेव, देखो लाइट वेव की क्या होता है कि इट इज मोर डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन विद द लाइट वेव, क्योंकि बेटा जो वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव होती है ना वो बहुत ज्यादा कम होती है एज कम्पेयर टू किसके, साउंड वेव के ना, इसलिए क्या होता है वो वहां से जो है डिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, इन ए सिंगल स्लिट डिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ द स्लिट इज मेड डबल, आपने ये काम करा विड्थ को डबल कर दिया। हाउ डज द इफेक्ट ऑफ साइज एंड इंटेंसिटी सेंट्रल डिफ्लेक्शन बैंड, देखो बेटा सेंट्रल डिफ्लेक्शन बैंड का जो वाई होता है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 2 लैम्डा डी अपॉन में डी ना। अब आपने डी को डबल कर दिया तो ऑटोमेटिकली जो साइज है वो तो हाफ हो गया भाई, 1/2d हो गया ना, तो साइज बेटा हाफ हो जाएगा इसका। हाँ जी, साइज हाफ हो गया तो ऑटोमेटिकली जो है एम्पलीट्यूड क्या हो गया, आधा हो गया, तो जो आपकी उसकी विड्थ है वो घट गई आधी ना, आधी घटते ही जो इंटेंसिटी है वो स्क्वायर पे डिपेंड करती है विड्थ के ना। ठीक है, अब यदि वो आधी होगी तो बेटा इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, तो इंटेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो, इसका लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। ठीक है बेटा, द लीनियर अपर्चर हुज विड्थ इज 0.02 सेंटीमीटर इज प्लेस, आपके पास जो है ए गिवन है हमारे पास 0. मेरी तबीयत खराब है बेटा बहुत ज्यादा। ठीक है, जुकाम और खांसी बहुत ज्यादा रखा है बच्चे, फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि बच्चों का जो है छूटे ना बस किसी तरीके से ना, स्टडी ना छूटे, साथ साथ बच्चे लगे रहे। लैम्डा की वैल्यू बेटा आपको गिवन है वेवलेंथ 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको क्या गिवन है यहाँ पे, आप देखो बेटा दोनों के बीच की सेपरेशन भी पता है, कैपिटल डी, डी कितना है बेटा 60 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, तो आपको पूछा है कि डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क बैंड और डिफ्लेक्शन पैटर्न फ्रॉम द सेंटर। डार्क बैंड मतलब मिनिमा की कंडीशन पूछी है, तो बेटा मिनिमा के लिए कंडीशन आपकी क्या होती है, डी लैम्डा अपॉन ए होता है, सीधी वैल्यू पुट अप करो सारी, तो बच्चा आपका आंसर आ जाएगा 0.15 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो आप लोग ध्यान रखिए अपने का टारगेट कितना है बेटा 95 प्लस का है, उसी पे हम काम कर रहे हैं, कोई भी स्टडी ना छोड़े, कंटिन्यूसली मेहनत करते रहे बेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।